अस्सलाम वालेकुम। तो बिज़नेस प्रोसेस मॉडल का जो है हम स्टार्ट करते हैं, तो लेक्चर 1 से ही स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 1 से लेकर 4 तक कोशिश होगी कि एक ही वीडियो में निपटा दूँ, लेकिन देखते हैं, लेट्स सी कि कितना मैं कर सकता हूँ, अभी फ़िलहाल समझा सकता हूँ। तो मैंने जो है जितने भी मतलब लेक्चर्स थे उनमें से जो टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट हो सका उनको एक्सट्रैक्ट करके देन उसके जो है कंपाइलेशन करके जीपी से जितना समराइज हो सका उतना करके वर्ड डॉक्यूमेंट में डाल दिया मैंने। अब उसी के थ्रू जो है मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि चीज़ों को, ताकि आपको समझ भी आ सके और साथ-साथ जो है कुछ चीज़ें क्लियर भी हो जाएँ। मैंने भी अभी तक पढ़ा नहीं है, मैं साथ-साथ पढ़ूँगा और मुझे भी उस वक़्त ही क्लियर होगा। तो जो पेपर का पैटर्न जो सर ने बताया था, वो पेपर का पैटर्न यही बताया था उन्होंने कि आपका 10 एमसीक्यूज़ होंगे 5 मार्क्स के, और एक जो है आपकी डेफिनेशंस का होगा क्वेश्चन। अब डेफिनेशंस में जो है कितनी डेफिनेशंस होती हैं, आइडिया नहीं मुझे, आती भी हैं कि नहीं आती हैं। उस सर ने कहा था कि मैं दूंगा उसे, वो क्विज वाले दिन की बात है, उस दिन सर ने पेपर पैटर्न बताया था। और उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन जो उन्होंने बोला था वो बोला था केस स्टडीज़ का, कि केस स्टडी होगी, मतलब सिनेरियो पूरा गिवन होगा आपको, उसको समझते हुए आपने जो है पूरी डायग्राम को क्रिएट करना होगा। अब सिनेरियो हो सकता है इनकम्प्लीट हो, कंप्लीट ना हो, आपने खुद से समझना होगा, खुद से एनालाइज करना होगा कि भाई कौन से गेट पे उस पर लगेगा, कौन सा ऑपरेशन उस पर परफॉर्म होगा। वो सारी चीज़ें जो है आपको खुद से जो है एनालाइज करनी पड़ेंगी। तो मैं जितना हो सका उतना कराऊँगा, बाकी फिर अपने ऊपर है कब के कौन कितना समझ सकता है। बाकी आवाज़ का जो है मैंने 3-4 दफ़ा टेस्ट किए, अभी तक तो मुझे सही लगी, कोई स्लो या कम ज़्यादा नहीं लगी। थोड़ा बहुत अ, साउंड आ रहा है बैकग्राउंड पे, लेकिन अगर मैं बैकग्राउंड वॉइस बंद करूँगा तो वो मेरी पिच को भी स्लो कर देगा, तो मैं इस वजह से उसको बंद नहीं करूँगा। सेकेंडली ये है कि मैं अभी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, स्टार्ट कर देते हैं, टाइम वेस्ट किए बगैर। तो शिफ्ट 7। अच्छा जी, हमारा लेक्चर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस प्रोसेस रिक्वायरमेंट होता है क्या, पहले इस चीज़ को समझते हैं, उसके बाद आगे आगे चलते जाएंगे। तो बिजनेस प्रोसेस द स्ट्रक्चर सेट ऑफ एक्टिविटीज और टास्क दैट प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक सर्विस और प्रोडक्ट फॉर कस्टमर। अब इस लाइन से मतलब क्या है कि बिजनेस प्रोसेस क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड एक सेट ऑफ एक्टिविटीज होता है या टास्क होते हैं जो कि आप परफॉर्म करते हो, क्या करने के लिए, कोई सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए या तो फिर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कस्टमर्स के लिए या क्लाइंट्स के लिए। तो इसके अंदर क्या-क्या डिफरेंट चीज़ें होती हैं कि इवेंट्स होंगे, एक्टिविटीज़ होंगी, डिसीजंस होंगे, मल्टीपल जो है एक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। एक्टर्स कौन होते हैं, जो डेवलपर्स हो गए, जैसे सॉफ्टवेयर का अगर कोई प्रोसेस बनता है, बिज़नेस प्रोसेस, उसके अंदर सॉफ्टवेयर हो गए, टेस्टर्स हो गए, डेवलपर्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो एक्टर्स में आती हैं। तो एक्टर्स हो गए, रिसोर्सेज हो गई कि कौन सी रिसोर्सेज यूटिलाइज़ होंगी उसको, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए या सर्विस को देने के लिए। और ट्रिगर्स हो गए, ट्रिगर्स क्या होते हैं कि आप जब कोई कस्टमर ऑर्डर करता है या तो फिर जो है कोई कैंसिल करता है ऑर्डर, या कुछ ऐसा सीन होता है जिससे कोई इवेंट ट्रिगर हो रहा हो, तो वो जो है ट्रिगर में आ जाता है। उसके बाद कोई ना कोई जो है उसका आउटकम भी होगा। अब कोई चीज़ बन रही है तो उसका कोई ना कोई तो आउटकम तो होगा, तो वो जो है आपका बिजनेस प्रोसेस के थ्रू आता है। तो वो क्या होती है, सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होती है या टास्क होती है जो कि आपको हेल्प करती है कुछ प्रोड्यूस करने में, स्पेसिफिक सर्विस को या प्रोडक्ट को कस्टमर के लिए। अब इसके अंदर जो एग्जांपल दी हुई होती है, ऑर्डर टू कैश, प्रोसीजर टू पे, कॉल टू रेजोल्यूशन। अब ऑर्डर टू कैश की जो एग्जांपल है वो हमारे पास स्लाइड्स में मौजूद है लेक्चर नंबर 3 के अंदर। तो मैं स्लाइड्स ओपन कर लेता हूँ, वहाँ पे जो है आपको दिखाता हो सकता हूँ कि किस तरीके से ऑर्डर टू कैश की जो आपके पास है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि आपने जो है इसके वो याद रखने हैं, क्या बोलते हैं, नाम भूल जाता हूँ। इसके ये कोर एलिमेंट्स जो हैं आपको याद रखने हैं, जो डायग्राम में आपको हेल्प आउट करेंगे बनाने में। तो जो उसके कोर एलिमेंट्स है वो ये हैं कि एक तो एक्टिविटी का बॉक्स होगा, उसके बाद जो है इवेंट्स का बॉक्स है जिसमें दो सर्कल हैं। एक जो स्टार्ट वाला है वो सिंपल सा सर्कल है, और जो एंड वाला है वो डबल मतलब आउटलाइन सर्कल है। तो जब भी आप एंड का बनाओगे तो एंड के लिए जो है डबल आउटलाइन वाला बनाओगे। उसके बाद गेटवेज़ हैं। गेटवेज़ क्या होता है, डिसीजन बॉक्स होते हैं जो कि आप बद लगाते हो कि आइदर ये होगा या तो ये होगा।
उसके बाद जो है सीक्वेंस फ्लो होता है आपके पास एलिमेंट्स में। ये जो है 4 जो है बेसिक एलिमेंट्स हैं, कोर एलिमेंट्स हैं जो कि आप यूज़ करोगे पूरी डायग्राम के अंदर। अब इसके अंदर एक्टिविटीज़ के अंदर क्या होता है, एक्टिविटीज़ के अंदर क्या चीज़ परफ़ॉर्म होगी वो एक्टिविटी के अंदर बताया जाता है। इवेंट्स के अंदर क्या होता है, जो इवेंट ट्रिगर होगा कि भाई ऑर्डर रिसीव हो गया या ऑर्डर कैंसिल हो गया, क्या हो गया इवेंट्स के अंदर। गेटवे के अंदर क्या हो गया, डिसीजन हो गया कि भाई ये काम करना है, अगर ये काम हो तो मैं ये काम करूँ, अगर वो ना हो तो ये करूँ, इफ एंड एल्स वाली कंडीशन हो गई। उसके बाद जो है सीक्वेंस फ्लो, जो आपका सीक्वेंस बता देगी किस फ्लो में जो है आपकी एक्टिविटीज, आपका जो प्रोसेस मॉडल है वो चल रहा है। उसके बाद जो इसकी एग्जांपल है ऑर्डर टू कैश में, अब इसमें क्या है पूरा सिनेरियो गिवन है। अब सिनेरियो क्या गिवन है, ऑर्डर टू कैश प्रोसेस इज ट्रिगर्ड बाय द रिसिप्ट ऑफ a purchase order from a customer. Upon receipt, the purchase order has to be checked against the stock to determine if the requested items are available. Depending on stock availability, the purchase order may be confirmed or rejected. If the purchase order is confirmed, an invoice is emitted and the goods requested are shipped. The process completes by achieving the order. तो अब क्या है आर्काइविंग द ऑर्डर सर। तो उसके बाद क्या है, अब ये पूरा सिनेरियो गिवन है, इसमें बोला गया है भाई पहले जो आपका ट्रिगर होगा, एक ट्रिगर में क्या होगा कि एक रिसीप्ट जो है परचेज ऑर्डर की आपको कस्टमर के पास से आएगी, रिसीव हो। जब वो रिसीप्ट रिसीव हो जाएगी तो आप क्या करोगे, उस ऑर्डर को चेक करोगे कि जो स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ उस ऑर्डर के मुताबिक है कि नहीं, मतलब जो प्लेस किया गया है कस्टमर की तरफ से वो सारी चीज़ें अवेलेबल है स्टॉक में कि नहीं। अगर होंगी तो जो है आप जो है उसका जो है कंफर्म या रिजेक्ट रिजेक्ट होगा ऑर्डर डिपेंडिंग ऑन दी स्टॉक। अगर होगा तो आप क्या करोगे, उसका ऑर्डर कंफर्म करोगे, देन जो है उसकी इनवाइस एक बनाओगे जिसमें पूरे आइटम्स की चेकलिस्ट होगी और पेमेंट होगा, एड्रेस होगा, सारी चीज़ें होंगी और जो है उनको शिपमेंट के लिए भेज दोगे। और उसके बाद जो है उसको बता दोगे कि भाई कंप्लीट हो गया ऑर्डर। अब इसको क्या किया, ब्रेक डाउन किया गया हर टास्क को कि कौन सा टास्क जो है किसके साथ लिंक कर रहा है, कौन सा किसके साथ। तो इससे ये होता है कि सिंप्लीफाई हो जाता है कि आपको अंडरस्टैंड करना है डायग्राम में, लेकिन पेपर में इतना टाइम होगा नहीं हमारे पास में। उसके बाद जो है पहले दो स्टार्टिंग की जो आपके पास वो हैं सेक्शन जो आपके क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट्स है, उनको पहले देखा गया। तो दो स्टार्टिंग की क्या है कि एक ट्रिगर हो रहा है एक्शन, और उसके बाद जो है परचेस ऑर्डर का, उसके बाद जो है वो चेक कर रहा है आइटम्स को। तो उसके लिए यहाँ पे क्या बना है, एक ट्रिगर। ट्रिगर किससे हम देख रहे थे, इवेंट्स के थ्रू। इवेंट जो सर्कल वाला था, एक स्टार्ट का एक एंड का। तो हमेशा जो है स्टार्ट का इवेंट स्टार्टिंग में लगेगा और एंड का जो है इवेंट एंड। तो स्टार्टिंग आपकी किससे होगी, सर्कल से स्टार्टिंग हुई, तो उसमें उसने बता दिया परचेस ऑर्डर रिसीव। परचेस ऑर्डर रिसीव मतलब कि ये इवेंट जो है ट्रिगर हो चुका है। उसके बाद जो है सीक्वेंस फ्लो हमारे पास आया एरो के थ्रू, और वो जो है एक्टिविटी के साथ जुड़ गया। वो बता रहा है कि एक्टिविटीज के बाद ये परफॉर्म, वो एक्टिविटी क्या है, चेक करोगे आप स्टॉक की अवेलेबिलिटी को। उसके बाद जो हमारे पास है दो दो लास्ट के थे हमारे पास, उनको हम गा रहे हैं जब एक्टिविटी में, तो फिर क्या होगा, वो क्या करेगा आइटम स्टॉक्स, मतलब आइटम का जो स्टॉक है वो अवेलेबल है, तो वो क्या करेगा डिसीजन बॉक्स पे जाएगा। उसके बाद डिसीजन बॉक्स में वो जो है स्प्लिट करेगा दो पार्ट्स में। क्यों करेगा, क्योंकि डिसीजन बॉक्स का काम ही ये है ऐसी कंडीशन बना, अगर तो है तो वो क्या करेगा आइटम्स इन स्टॉक कंफर्म ऑर्डर करे, इमिट करे इनवाइस को, शिप पुश करे और आर्काइव कर दे ऑर्डर को और एंड कर दे इवेंट को। एंड इवेंट लगाना बहुत लाजमी है क्योंकि इसके बगैर जो आपका प्रोसेस मॉडल जो है इनकम्प्लीट कहलाता है। और उसके बाद जो है आपके पास अगर स्टॉक में नहीं है तो आप क्या करोगे, ऊपर जाओगे, रिजेक्ट कर दोगे ऑर्डर को और क्या कर दोगे, ऑर्डर रिजेक्टेड का इवेंट लगा दिया। अब इसके अंदर जो है नेमिंग कन्वेंशन का भी जो है थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो इवेंट्स जो भी हैं, इवेंट्स आप यूज़ करोगे स्टार्ट के और एंड के, इनके जो नाम आप दोगे वो जो है हमेशा नाउन प्लस पार्ट्स पास्ट टेंस होगा। तो पास्ट टेंस क्यों होगा, क्योंकि आप जो है पहले ये हो चुका होगा, उसके बाद ही जो है आगे काम होगा। तो यहाँ पे जैसे परचेस ऑर्डर जो है रिसीव हो चुका है, उसके बाद ही जो है एक्टिविटी परफॉर्म होना स्टार्ट होगी। अब एक्टिविटी के लिए क्या बोला हुआ है कि वर्ब प्लस नाउन। तो इन सब चीज़ों का जो है आपने ख्याल रखना है साथ साथ। उसके बाद जो है हमारे पास ये जो है थोड़ा बहुत वही चीज़ बताई टोकन गेम की कि भाई ये ऑर्डर 3 है, यहाँ से जाएगा तो पूरा जो है फ्लो उसमें चलता रहेगा।
और उसके बाद जो है ऑर्डर टू कैश इसमें, उसके बाद गेटवेज वगैरह, गेटवेज हम बाद में आएंगे, अभी जो है हम इस पे आ जाते हैं। तो बीपीएम ये एग्जांपल थी, और उसके जो है को एलिमेंट्स को समझा दिया मैंने कि को एलिमेंट्स होते क्या हैं और किस तरीके से जो है आप इसकी डायग्राम को पूरा बनाओगे जब सिनेरियो आपके सामने गिवन होगा। तो बीपीएम मैटर्स को कहते हैं, बीपीएम की फुल फॉर्म बिजनेस प्रोसेस मॉडल। तो मैटर क्यों करता है, क्योंकि वो आपकी एक तो परफॉर्मेंस बेटर कर देता है, आपकी जो है टाइम को बचा रहा है, आपकी कॉस्ट को बचा रहा है, आपके जो है क्वालिटी कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि इसके बगैर क्वालिटी कंट्रोल होगा नहीं। तो एक मॉडल बना होगा, उसके थ्रू जो है पूरी आपकी क्वालिटी का कंट्रोल चल रहा होगा। उसके बाद जो है इम्प्रूवमेंट आप इसमें कर सकते हो, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट के लिए आपको इंकरेजमेंट मिल जाती है, क्योंकि आपके पास एक मॉडल बना हुआ है, आप इसके थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अगर मैं इस पार्ट पे इम्प्रूव कर लूँ तो ये जो है मेरा मॉडल और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। इसी तरीके से बिल गेट्स में भी बिल गेट्स ने एक बात कही थी, कोट कहा था इसी के हवाले से कि ऑटोमेशन अप्लाइड टू एन एफिशिएंट operation magnifies efficiency, applied to an inefficient operation magnifies inefficiency। अब वो बोल रहा है कि भाई ऑटोमेशन अगर आप लगाते हो किसी चीज़ पे, अगर तो आप एक स्ट्रक्चर्ड चीज़ पे अगर आप ऑटोमेशन लगा रहे हो तो आपकी जो है एफिशिएंट जो है आपको रिजल्ट मिलेगा कि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आप एक अनस्ट्रक्चर्ड चीज़ पे अगर लगा रहे हो अपने ऑटोमेशन या कोई भी चीज़ ऐसी इम्प्रूव करो या कुछ करो, तो वो जो है इनएफिशिएंट होगा, वो कभी भी आपको प्रॉपर रिजल्ट आपको जो है नहीं मिलेगा। अब बीपीएम की एक लाइफ साइकिल है, बीपीएम की लाइफ साइकिल में जो है आपके पास प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन होती है पहले, देन डिस्कवरी, देन एनालिसिस होता है। अब एनालिसिस क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों होता है। उसके बाद जो है रीडिज़ाइन आप करते हो प्रोसेस का, और उसके बाद जो है आप प्रोसेस की इम्प्लीमेंटेशन करते हो, देन जो है उसकी मॉनिटरिंग आप करते रहते हो टाइम टू टाइम। अब इसको डायग्राम के थ्रू पूरा बताया हुआ है कि आइडेंटिफिकेशन है, देन डिस्कवरी, देन एनालिसिस, फिर रीडिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग। उसके बाद लेक्चर 2 है प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन का, जो हमारा फर्स्ट पे है। तो प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन होता क्या है कि आप जो है टू डिटरमाइन विच बिजनेस प्रोसेस एग्जिस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, डिसाइड विच वंस टू प्रायोरिटाइज फॉर इम्प्रूवमेंट। इसका मकसद यही होता है कि आपके बिजनेस के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है कौन कौन से प्रोसेसेस चल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस चल रहे होते हैं बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आपका आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से वाले को जो है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है और किसको जो है लेस प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद जो है आपके आइडेंटिफिकेशन में जो है कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अब स्टेप्स क्या हैं? 2 स्टेप्स हैं, एक डेज़िग्नेशन और एक प्रायोरिटाइज़ेशन। डेज़िग्नेशन में क्या आता है? लिस्ट एंड स्कोप ऑफ प्रोसेस एंड कोर, सपोर्ट एंड मैनेजमेंट प्रोसेस। कि आप कोर सपोर्ट और मैनेजमेंट की प्रोसेस वगैरह आप इसमें देखते हो कि कोर एलिमेंट्स उसमें क्या होंगे, सपोर्ट के एलिमेंट्स क्या होंगे, मैनेजमेंट के प्रोसेस उसमें क्या क्या होंगे। तो ये सारी चीज़ें आगे हैं, तो उसको और ज़्यादा डीप में जो है आगे समझेंगे। प्रायोरिटाइजेशन में क्या है कि आपके इम्पोर्टेंस आप देखोगे उस प्रोसेस मॉडल की कि किस लेवल पे उसको देना चाहिए, कि हेल्थ और फिजिबिलिटी और ये वगैरह वगैरह के उसके हिसाब से। उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस आ गए, जो यहाँ पे बताया कि भाई कोर, सपोर्ट और मैनेजमेंट होता है। तो कोर का क्या होता है? डायरेक्टली डिलीवर वैल्यू आपको दे रहा हूँ कोर प्रोसेस में, जैसे ऑर्डर टू कैश हो गया। सपोर्ट के अंदर क्या होता है? एनेबल कोर प्रोसेसेस होता है कि कोर प्रोसेस सपोर्ट के लिए जैसे आईटी के कुछ मेंबर्स हो गए, रोल्स हो गए, या एचआर के रोल्स इन्वॉल्व करवा दिए। उसके बाद मैनेजमेंट क्या क्या होगा कि उनका मकसद ये होगा कि स्ट्रेटजी की जो है प्लानिंग पूरी होगी, प्रॉपर गाइडेंस होगी, मॉनिटर करेंगे ऑपरेशन को, सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो इसका जो है ज़्यादा डीप में आगे मैंने रखा है, मैं यहाँ पे डालना भूल गया, उसको मैंने आगे गलती से रख दिया। तो आगे भी सही, आगे ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद जो है प्रोसेस की स्कोपिंग क्या होती है? तो प्रोसेस स्कोपिंग इज द इनिशियल फेज इन बिजनेस प्रोसेस एनालिसिस where the boundaries, objective and extent of the process to be studied or improved are clearly defined. It sets the foundation for understanding what the process includes and excludes, ensuring that the efforts are focused, efficient, and aligned with business goals. Business processes are often independent. This means that one process relies on the input, output, or result of another process to function correctly. In most organizations, no process works in
complete isolation. They are linked in a sequence or a network. It contributes to broader बिजनेस गोल्स। प्रोसेस स्कोपिंग का क्या मतलब है कि भाई ये जो है आपका जो है इंडिपेंडेंट होते हैं प्रोसेस, हमेशा प्रोसेसेस जो है हमेशा इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। लेकिन ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हाँ, इंडिपेंडेंट होते हैं और इनकी जो है कुछ बाउंड्रीज सेट हुई हुई होती है, कुछ ऑब्जेक्टिव उनके जो है पहले से ही सेट हुए हुए होते हैं। आप पहले से जो है एनालाइज करके उनके सही चीज़ें सेट करते हो। और जो है आपका इंडिपेंडेंस वजह से होता है क्योंकि एक प्रोसेस जो है दूसरे एक इनपुट पे भी रिलाई कर रहा होता है, फिर उसके बाद आउटपुट वो दे रहा होगा या तो फिर कोई रिजल्ट दे रहा होगा। उसके बाद जो है ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है कभी भी आइसोलेशन में काम नहीं करती। वो हमेशा जो है कोई ना कोई प्रोसेस को किसी न किसी सीक्वेंस के साथ लिंक रखती हैं कि ये प्रोसेस जो है इसके साथ लिंक होगा, ये वाला जो है इसके साथ लिंक होगा। तो सारे प्रोसेस जो है हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं। एक इनपुट ले रहा है तो दूसरा आउटपुट दे रहा हो, लेकिन ये आपस में लिंक्ड होगी। उसके बाद जो है पर्पस क्या होता है प्रोसेस स्कोपिंग का, टू लिमिट द रेंज ऑफ प्रोसेस अंडर स्टडी, टू आइडेंटिफाई द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ द प्रोसेस टू इंश्योर पैटर्न ऑफ द राइट्स। तो अच्छा, तो इसका पर्पस ये होता है कि भाई स्टेक होल्डर्स को बताता है कि क्या परफॉर्म होगा, क्या परफॉर्म नहीं होगा हमारे प्रोसेस के अंदर, और उसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो क्लियर कर देता है उनके सामने। और जो है आपके पास जो स्टार्ट और एंड पॉइंट्स होते हैं कि भाई कब स्टार्ट, कौन से स्टार्ट होगी एक्टिविटी और कब जो है आपके जो है इवेंट जो है एंड होगा। उसके बाद जो है की एलिमेंट्स होते हैं कुछ प्रोसेस स्कोपिंग के प्रोसेस का नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गए, आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव आ गए इसमें, स्टार्ट और एंड पॉइंट्स आ गए, की स्टेक होल्डर्स आ गए इसमें, इन स्कोप एक्टिविटीज, आउट स्कोप एक्टिविटीज हो गई, और एक्सेप्शन और कॉन्स्टेंट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं एलिमेंट्स हैं उसके प्रोसेस स्कोपिंग के। अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके पास जो है इन यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस जैसे आपके पास होता है, तो एक स्टार्ट पॉइंट होगा उसके कि अब आप एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल आउट करोगे। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन जब फिल आउट करोगे तो उसके बाद जो है एंड पॉइंट उसका क्या होगा, जब आपका जो है डिसीजन मेड होगा कि आप जो एडमिशन का जो डिसीजन जो भी होगा वो एंड पॉइंट होगा, कम्युनिकेटेड हो जाएगा आपके साथ। फिर इन स्कोप क्या होगा उसका कि एप्लीकेशन रिव्यू होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स की जो है वेरिफिकेशन वगैरह होगी। अब आउट स्कोप क्या होगा इसका कि भाई एंट्रेंस एग्जाम की होगा, फिर स्टूडेंट के ऑन बोर्डिंग आफ्टर सिलेक्शन होगी। वो सारी चीज़ें जो है वो आउट स्कोप है। ये क्या एग्जाम्पल के तौर पे सर ने भी बताया है कि आप पहले एप्लीकेशन फिल आउट करते हो ऑनलाइन, फिर उसके बाद जो है डिसीजन होता है कि भाई कौन से बच्चों को टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद जो उनको रखना कौन से क्राइटेरिया के साथ मैच करें, तो उनको जो है उसमें डिपार्टमेंट में जा सकने के लिए उनको फिर उस हिसाब से रखा जा रहा है। उसके बाद जो है प्रोसेस का आर्किटेक्चर हमारे पास आ जाता है। प्रोसेस का आर्किटेक्चर क्या होता है, प्रोसेस आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क that defines how various business processes are organized, related, and aligned within an organization. It provides a high-level view of all processes and how they contribute to business objectives. अब प्रोसेस आर्किटेक्चर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क होता है जो कि आपको जो है बिजनेस प्रोसेस के बारे में जो है बता रहा होता है कि भाई किस तरीके से जो है वो सारी चीज़ें एक दूसरे से अलाइन करेंगे। हाई लेवल व्यू उसको कह सकते हैं आप कि हाई लेवल व्यू क्या होता है कि ऊपर ऊपर से जो आपको व्यू होती है, डेप्थ में इतना ज़्यादा प्रोसेस मॉडल नहीं होगा, सिर्फ ऊपर ऊपर से ओवरव्यू टाइप जो है आपको चीज़ों का पता चल रहा होगा। उसके की कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं हमारे पास, के की कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं, हमारे पास कहाँ गया, अच्छा चला गया, अच्छा। प्रोसेस हायरार्की क्या होती है कि भाई ब्रेक डाउन प्रोसेस इनटू लेवल्स, डिफरेंट लेवल्स के अंदर जो है ब्रेक डाउन हो जाता है। तो पहला लेवल जो हमारे पास होता है वो होता है कोर सपोर्ट और मैनेजमेंट की सारी चीज़ें उसमें होती हैं। देन लेवल 2 के अंदर हमारे पास क्या होता है, मेजर प्रोसेस ग्रुप्स होते हैं कि सेल्स हो गई, प्रोडक्शन हो गई। फिर लेवल 3 इंडिविजुअल प्रोसेसेस और सब प्रोसेस हमारे पास आ जाते हैं। उसके बाद जो प्रोसेस की कैटेगरीज हैं वो वही कोर सपोर्ट और मैनेजमेंट वाली यहाँ पर आ गई। तो अब यहाँ पे जो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। एक सेकेंड मुझे दीजिएगा ताकि मैं जो है ना चार्जिंग पे लगा। हेलो। हाँ हाँ, तो बिजनेस प्रोसेस की कैटेगरीज जो हमारे पास है वो कोर हो गई, सपोर्ट हो गई और मैनेजमेंट हो गई।
तो इनका जो आपस में जो रिलेशनशिप होता है वो इस तरीके से होता है कि define how process interact with depends on each other, show flow of input output and control of process. तो टाइप हमारा स्कोर आ जाता है। स्कोर के अंदर क्या होता है, क्रिएट डायरेक्टली वैल्यू ऑफ अ कस्टमर फॉर अ कस्टमर। तो इंडिपेंडेंटली वो क्या करता है, डिपेंड्स ऑन सपोर्ट फॉर रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट फॉर डायरेक्शन। स्कोर का काम क्या होता है कि वो वैल्यू क्रिएट करता है कस्टमर के लिए। तो जब कस्टमर के लिए उसको वैल्यू क्रिएट करें तो वो डिपेंड कर रहा होता है कि वो सपोर्ट की तरफ से जो उसको रिसोर्सेज की सपोर्ट हो रही हो, और साथ साथ जो मैनेजमेंट की तरफ से उसको डायरेक्शन मिल रही हो कि किस डायरेक्शन में उसको जाना। उसके वजह से सपोर्ट का काम होता है। सपोर्ट का रोल क्या होता है, स्मूथ ऑपरेशंस ऑफ कोर प्रोसेसेस। अब उसका काम ये होता है कि भाई वो जो कोर प्रोसेसेस है उनको जो है स्मूथली जो है परफॉर्म कर सके। तो इंडिपेंडेंटली क्या आपके पास होता है, ये जो है मेरे स्लाइड्स में भी मौजूद है। मैं स्लाइड्स में देखता हूँ, स्लाइड्स में तो मैं वहां से भी खोल के दिखा देता हूँ तो ज्यादा अच्छे समझ आएगा। आई थिंक इसी में ही है, लेक्चर नंबर 3 में ही है, बंद हो जाता है। तो आई थिंक स्टार्टिंग में है, तो लेक्चर नंबर 2 में है। मैं लेक्चर नंबर 2 में मैं लेक्चर नंबर 2 खोल देता हूँ तो उसमें से वो है, जब तक वो खुलता है हम आगे का आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे जो है आपका जो सपोज बोथ कोर कोर एंड मैनेजमेंट, कोर एंड मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडमिन सर्विसेज। अब सपोर्ट का काम क्या होता है, वो सपोर्ट जो है प्रोवाइड कर रहा होता है कोर को भी और मैनेजमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर या एडमिन सर्विसेज के थ्रू उनकी हेल्प आउट कर रहा होता है, इनके साथ जो डिपेंडेंट होता है। और मैनेजमेंट क्या करता है, ओवरसीज एंड ऑप्टिमाइज ऑल प्रोसेसेस। अब वो क्या कर रहा होता है, ओवरसीज कर रहा होता है सारे प्रोसेस को, ऑप्टिमाइज कर रहा होता है कि अच्छे से अच्छे जो है यूटिलाइज सही से हो सके सारे प्रोसेसेस। तो इंडिपेंडेंट क्या कर रहा होता है, वो डायरेक्ट जो है कोर प्रोसेस के साथ जो है लिंक डिपेंड कर रहा होता है, और जो है इंश्योर कर रहा होता है जो सपोर्ट के जो फंक्शन है वो ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन होते जाए हमारे साथ। ऐसा ना हो कि ऑब्जेक्ट के साथ जो है अलाइन नहीं हो रहे और जो है आपका सही से जो है प्रोसेस वर्क ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैं लेक्चर नंबर 2 को खोलता हूँ और इसके अंदर ही है आई थिंक स्लाइड करी हुई बिजनेस। तो हाँ, ये इसी में। तो यहाँ पे एक डायग्राम दी डायग्राम हाँ ये रही। तो अगर थोड़ा सा zoom in करते हैं, तो इसके अंदर क्या है बताया हुआ है कि आपके पास जो है मैनेजमेंट का प्रोसेस टॉप पे होता है। मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या आ गया, आपके पास जो है आप साइन करते हो कॉन्ट्रैक्ट्स को, सही साइन करते हो कॉन्ट्रैक्ट्स को। उसके बाद जो है आप जो है एस्टेब्लिश करते हो सोर्सिंग प्रोसीजर को, होता है आपका। जब आप एस्टेब्लिश करते हो सोर्स प्रोसीजर को तो वो क्या करता है, वो एक डायरेक्शन बता रहे हैं। पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, देन जो है आपने सोर्स का जो प्रोसीजर है उसको एस्टेब्लिश किया। अब वो जो है फिल ऑर्डर के पास जा रहा है, इसका फ्लो यहाँ से क्या जा रहा है, फिल ऑर्डर के पास जा रहा है। वो प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस जनरेट वैल्यू एज दे आर डायरेक्टली लिंक टू द एक्सटर्नल कस्टमर्स। तो जब वो एक्सटर्नल कस्टमर्स के साथ लिंक होते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, फिल ऑर्डर के पास जब फिल ऑर्डर पे गया तो फिल ऑर्डर क्या कर रहा है, वो कर रहा है कि डिलीवर ऑर्डर कब करेगा, जब उसको जो है अ, जब वो जो है उसका ऑर्डर पूरा क्लियर हो जाएगा। तो फिल ऑर्डर के बाद जो सीक्वेंस जा रहा है वो जा रहा है, एक टॉप पे जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। तो जो टॉप पे जा रहा है मैनेजमेंट के अंदर, वो क्या कर रहा है, एग्रीगेट वेंडर्स वेंडर्स के साथ जा रहा है। असल जो काम हो रहा है वो काम यहाँ से कोर प्रोसेस के साथ शुरू हो रहा है। अब वो क्या हो रहा है, रिसीव ऑर्डर होता है आपके पास। जब रिसीव हुआ ऑर्डर तो आप अप्रूव करोगे उस ऑर्डर को। जब अप्रूव हो गया ऑर्डर तो अप्रूव होने के बाद जो है दो डिफरेंट जो है आपके पास चीजें होंगी।
तो फिल ऑर्डर पे जब जाएगा, फिल ऑर्डर पे जाने के बाद वो अपडेट करेगा वेंडर्स को अपडेट करने के बाद कि भाई किस वेंडर से क्या सामान चाहिए उसको। उसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा उनका, फिर जो है सोर्स को प्रोसीड करेगा। फिर उसके बाद जो है वो सोर्स जो है ऑर्डर सप्लाईज में गई। फिर आपके पास जो है आपने जो रिसीव की सप्लाईज को जो है आप रिसीव करोगे। देन जब सप्लाई रिसीव हो जाएगी तो आप फिर जो है स्टॉक करोगे उन सप्लाईज को। उसके बाद जो है आप क्या करोगे, फिल करोगे ऑर्डर। ये जो है पूरा वर्क फ्लो जो है यहाँ से रिसीव ऑर्डर से शुरू हो रहा है। देन जो है वो मैनेजमेंट के पास जा रहा है। मैनेजमेंट जो है कोर प्रोसेस को जो है डिपेंड कर रही है, मतलब कि वो उसके साथ लिंक कर रही है। देन जो है जब मैनेजमेंट के पास से सारी चीजें हो गई तो फिर वो जो है एक डायरेक्शन उसको पता चल गई, तो फिर वो जो है सपोर्ट जो है उसको रिसोर्सेज के थ्रू जो है सपोर्ट कर रही है कोर प्रोसेस को। तो जब यहाँ से फिल हो गया ऑर्डर तो वो फिर जो है उसको आप जो है डिलीवर कर देते हो ऑर्डर के ऊपर जो हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे भी। अगर मैं खोलूँ इसको तो वो प्रोसेस का क्या होता है, होलसेलर हो गया हमारे पास। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी होलसेलर की, तो सेल्स होगी लीड टू कोटा, कोटा टू ऑर्डर, ऑर्डर टू कैश। ये जो है सारी हमारे पास वो प्रोसेस के अंदर पूरा एक स्ट्रक्चर बनेगा। परचेज टू पे या तो बनेगा। अब सपोर्ट प्रोसेस में क्या बनेगा, हमारे पास परचेज टू पे होगा लेकिन इनडायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट, एग्जाम्पल पार्ट रिप्लेसमेंट या ऑपरेशनल रिसोर्सेज रिप्लेसमेंट। इनकी जो नीड होगी या स्टॉक में से अगर आपको जो है वापसी इसमें लेके आना होगा स्टॉक्स के अंदर, मतलब ऑर्डर लेना होगा, तो वो सपोर्ट के थ्रू जो है सारी चीजें होंगी। उसके अंदर एचआर भी आ जाता है, जैसे पॉलिसी अपडेट हो गई कोई, या रिक्रूटमेंट हो रही है कोई, या प्रोमोशन हो रही है, तो ये सारी चीजें जो है एचआर भी जो है उसमें सपोर्ट उसमें आ जाती है। तो मैनेजमेंट के अंदर क्या हो रहा होता है, मैनेजमेंट के अंदर जो सप्लायर्स की मैनेजमेंट आप कर रहे हो या तो फिर कोई लॉजिस्टिक मैनेजमेंट आप कर रहे हो, तो मैनेजमेंट कोई ना कोई चीज की आप करते हो उसमें। तो सारी तीनों चीजें इस वजह से जो आपकी हेडिंग हो रही होती है। होपफुली बहुत समझ आ रही है। उसके बाद जो है पर्पस आपके पास क्या होता है, प्रोसेस आर्किटेक्चर का जो है अलाइंस बिजनेस प्रोसेसेस विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है उसके साथ अलाइन कर रहा हो। बिजनेस ब्लूप्रिंट्स आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, ऑटोमेशन के लिए। क्लैरिटी होती है, रिटर्नसी जो है, रिपीटिशन जो है वो अवॉइड कर रहे होते हो आप उसमें। कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग हो रही होती है डिपार्टमेंट की आपस में। फॉर एग्जाम्पल जो मैं जैसे इसमें दिया हुआ है कि मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है, देन जो है को प्रोसेस है, और फिर जो है सपोर्ट प्रोसेस है। उसके बाद वैल्यू चेन मॉडलिंग हमारे पास आ जाती है। वैल्यू चेन मॉडलिंग is a specific tool used to analyze and visualize the activities that an organization performs to deliver a valuable product or service to the customer. It helps identify how each step contributes to value creation and where improvement can be made for competitive advantages. तो वैल्यू चेन मॉडलिंग होता क्या है कि भाई एक टूल है, स्ट्रेटेजिक टूल है जो कि यूज होता है एनालाइज करने के लिए और विजुअलाइज करने के लिए एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी परफॉर्म हो रही होती है, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी जो डिलीवर है वो अच्छे से हो सके। तो उसके बाद जो है डिफरेंट इसके अंदर जो हेल्प आउट कर रहा होता है वो आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाउ ईच स्टेप कंट्रीब्यूट्स टू दी वैल्यू क्रिएशन, के हर स्टेप जो है किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है वैल्यू की क्रिएशन के लिए, इस प्रोडक्ट की या प्रोसेस की, और जो है कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की नीड है जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस दे दे आपको। तो व्हाट इज वैल्यू चेन क्या होगा, अब ये क्या था, वैल्यू चेन मॉडलिंग था। अब वैल्यू चेन क्या होता है, सब के वैल्यू चेन कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज दैट आर कैरिड आउट इन अ सीक्वेंस टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज, इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल पोर्टर इन हिज बुक। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। तो वैल्यू चेन होता क्या है कि वो कंसिस्ट करता है प्राइमरी चीज और सपोर्ट एक्टिविटीज के थ्रू के, वो जो है एक सीक्वेंस को अच्छे से प्रोड्यूस गुड करने के लिए आप किस तरीके से जो है उसको बना सकते हो। अगर मैं स्लाइड्स के अंदर देखता हूँ तो स्लाइड्स के अंदर भी है ये लेक्चर, लेक्चर नंबर 2 के अंदर भी वैल्यू चेन, वैल्यू चेन, वैल्यू चेन। ये रहा वैल्यू चेन।
So change our process development person customer journey high level business. तो बिजनेस प्रोसेस है, ऑर्डर रिलेशन है, सप्लायर परचेज, लीड टू कोटा, कोटा टू ऑर्डर, ऑर्डर टू कैश, आपका सेल। ये क्या ऑर्डर का पूरा रिलेशनशिप यहाँ पे बताया हुआ है इन्होंने। और की चेंजेस हो गई, आइडेंटिफाई हॉरिजॉन्टल बाउंड्रीज, बहुत बड़ा मुश्किल है। पर्पस क्या होता है वैल्यू चेन का कि आपको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो वैल्यू एडिंग एंड नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को, कि जिससे आपकी प्रोसेस में कोई वैल्यू ऐड हो रही हो प्रोडक्ट में इसके थ्रू, तो वो आप देखते हो कि कॉस्ट और एफिशिएंसी को आप एनालाइज कर रहे हो। इन्हेंसमेंट आप देख रहे होते प्रोसेस के ऑप्टिमाइजेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस वगैरह देख रहे हो। कंपोनेंट्स क्या होते हैं वैल्यू चेन के अंदर, प्राइमरी जो एक्टिविटी है उसमें क्या होता है, इनबाउंड लॉजिस्टिक हो गया, जैसे रिसीविंग एंड स्टोरिंग रॉ मटेरियल हो गया, ऑपरेशंस हो गया इसके अंदर प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर, कि आप जो है कन्वर्ट कर रहे हो इनपुट्स को फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। आउटबाउंड लॉजिस्टिक हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिंग फिनिश प्रोडक्ट्स आप कर रहे हो, मार्केटिंग एंड सेल्स कर रहे हो, उसका जो है सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर रहे हो। फिर उसके बाद जो सपोर्ट एक्टिविटीज उसके अंदर जो वैल्यू चेन के अंदर आप करते हो वो होती है प्रोक्यूरमेंट, परचेजिंग, इनपुट्स आपके हो गए, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गई, इनोवेशन ऑटोमेशन जिसके अंदर आ गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गई, हायरिंग हो गई, ट्रेनिंग हो गई, एम्प्लॉय मैनेजमेंट हो गई, सारी चीजें सपोर्ट एक्टिविटीज के आगे। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया कि आप फाइनेंस, लीगल, मैनेजमेंट, प्लानिंग सिस्टम, ये सारी चीजें आप इसमें देख रहे हो। अब एग्जांपल इसमें जैसे दी है स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। अब प्राइमरी एक्टिविटीज इसके अंदर क्या क्या होंगी, असेंबली लाइन ऑपरेशन होगा, फिर देन जो ऐड वैल्यू थ्रू एफिशिएंट प्रोडक्शन, फिर सपोर्ट एक्टिविटीज क्या होगी, आर एंड डी, पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता, ऐड वैल्यूज थ्रू दी इंडक्शन। बेनिफिट्स ऑफ वैल्यू चेन मॉडलिंग क्या होता है कि हॉलिस्टिक प्रोसेस इंजीनियरिंग हो गई, डिसीजन मेकिंग में जो है सपोर्ट कर रहा होता है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होती है हाई वैल्यू एरियाज पे बाय फोकसिंग ऑन चेंज। वैल्यू चेन की कुछ गाइडलाइन देंगे भाई, चेंज इन ऑब्जेक्टिव हो या आउटकम या फ्रीक्वेंसी, या वही चीज यहाँ पे मैंने बोली थी जो कि मेरे समझ में नहीं। मकसद क्या है इसका? अच्छा, तो ये वही आगे, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, टाइम चेंज, इंटरमीडिएट आउटकम, रेजोल्यूशन, चेंज ऑफ की, ये हॉरिजॉन्टल कुछ बाउंड्रीज होती हैं वैल्यू चेन के अंदर। उसके बाद जो हमारे पास है थोड़ा बहुत टॉपिक्स कॉम्प्लिकेटेड है, हो सकता है समझ ना आए चीज सही से, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं स्टॉक्स के अंदर। उसके बाद जो हायरार्की लेवल होते हैं इसके अंदर, लेवल वन पे प्रोसेस लैंडस्केप हो गया, लेवल टू पे मेन प्रोसेस, लेवल थ्री सब प्रोसेस या टास्क हो गए। जैसे आप जो है रेफरेंस के लिए जो है आप इंडस्ट्री टेम्पलेट्स को आप देख सकते हो ऑनलाइन, ITIL को देख लो या कोई भी जो है मॉडल देख लो, लेक्चर 2 या 3 में आई थिंक मॉडल भी गिवन है। एक प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक्स क्या होती हैं इसके अंदर, के भाई इंपॉर्टेंस आप देख लो, स्ट्रेटेजिक इम्प्रूवमेंट, हेल्थ देख लो, करंट कंडीशन क्या है, फिर उस हिसाब से सारी चीजें आप देख लो। डायग्राम, पिक चार्ट, डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल स्कोपिंग और हॉरिजॉन्टल स्कोपिंग हमारे पास आ जाता है, जो कि वैल्यू चेन के अंदर ही है। उसके अंदर जो वर्टिकल बाउंड्रीज हो गई या हॉरिजॉन्टल बाउंड्रीज हो गई, वो सारी चीजें इसके। तो डेफिनेशन अगर देखें वर्टिकल स्कोपिंग के, डिफाइंस द डेप्थ ऑफ process analysis focusing on levels of details and activities within a department or function. और horizontal scoping का क्या है, defines the breadth of a process focusing on how it spans across multiple departments और roles. तो वर्टिकल स्कोपिंग का जो मतलब इसमें लिखा हुआ है कि भाई लेवल ऑफ डिटेल्स होती है, आप डेप्थ में जो है लेवल ऑफ डिटेल्स और एक्टिविटीज आप डिफाइन करते हो, फोकस करते हो, लेकिन विद अ डिपार्टमेंट या फंक्शन के होता है, कि एक फंक्शन के अंदर होगा या विद इन एक डिपार्टमेंट के अंदर की जो एक्टिविटीज या जो भी होगा वो बता दो। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल है वो जो है मल्टीपल डिपार्टमेंट्स और रोल के अंदर जो है आपका फैलता है।
अब फोकस एरियाज का क्या होता है कि भाई लुक एट स्पेसिफिक स्टेप्स एंड टास्क एंड रूल्स विद इन वन डिपार्टमेंट और रोल, वर्टिकल स्कोपिंग का। और जो हॉरिजॉन्टल का होता है वो होता है इंटर डिपार्टमेंटल इंट्रोडक्शन प्रोसेस हैंड ऑफ, के भाई एक से मल्टीपल मतलब दो या दो से ज्यादा भी जो है आपस में देख होंगे तो उनके सबका जो है उसको फोकस करना होता है। स्कोप क्या होता है, इंटरनेट वन फंक्शन क्रॉस फंक्शनल होता है, ये मल्टीपल बिजनेस यूनिट्स को देख रहा होता है। इसका पर्पस क्या होता है वर्टिकल का, कि भाई एनालाइज और इम्प्रूव इंटरनल वर्किंग्स ऑफ सिंगल यूनिट, कि भाई एक सिंगल यूनिट की जो एनालाइज कर रहा होता है इम्प्रूवमेंट के लिए सारी चीजें। और जो इसका जो होता है अपना हॉरिजॉन्टल का, उसका क्या होता है अंडरस्टैंड एंड कोऑर्डिनेट दी ओवरऑल वर्क फ्लो अक्रॉस दी यूनिट, कि भाई वो जो है पूरे यूनिट में जो है ओवरऑल जो यूनिट है उसके अंदर जो वर्क फ्लो है उसको अंडरस्टैंड कर रहा होता है, कोऑर्डिनेट कर रहा होता है आपस में सारी चीजों को। अब इसके अंदर जो एग्जांपल दी हुई है, हाउ द फाइनेंस टीम प्रोसेस इनवॉइसेस, एनालाइजिंग हाउ द फाइनेंस टीम प्रोसेस इनवॉइसेस, के भाई अगर आप वर्टिकल के अंदर देखो तो एग्जांपल दी हुई है, फाइनेंस टीम जो है किस तरीके से एनालाइज करेगी कि एक प्रोसेस करेगी इनवाइस को। और जो हमारे पास इसके अंदर है हॉरिजॉन्टल के अंदर वो है मैनेजिंग द एंटायर ऑर्डर टू कैश प्रोसेस अक्रॉस सेल्स, इन्वेंट्री एंड सेल एंड फाइनेंस। ये तीनों जो डिपार्टमेंट्स हैं इन तीनों के अंदर क्या ऑर्डर टू कैश का जो है एक प्रोसेस होगा, मैपिंग मैप हो रहा होगा, तो इन सबको किस तरीके से मैप होगा सारे प्रोसेस इन तीनों डिपार्टमेंट्स के साथ, वो जो है हॉरिजॉन्टल देख रहा होता है। अब इसके अंदर टूल्स यूज हो रहे होते हैं, वर्टिकल के अंदर फ्लो चार्ट्स हो गए, एक्टिविटी डायग्राम्स हो गए, डिसीजन टेबल्स हो गए। जो इसके अंदर हो रहा होता है हॉरिजॉन्टल के अंदर स्विम लेंस होती है, बीपीएमएल विथ लेंस हो गई या स्पेक्स बॉक्स हो गई, पता नहीं क्या क्या नाम है। ये चीजें इसके अंदर आती हैं। अगर मैं यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लेक्चर 2 के अंदर होगी डायग्राम्स। तो ये जो है हमारे पास टिपिकल वैल्यू चेन हमारे पास। अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे दिया हुआ था आई थिंक, लेकिन इधर है। यहाँ पे वो दिया हुआ इंडस्ट्री जो फ्रेमवर्क है एक आर्किटेक्चर का, इसको अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। और और इसमें नहीं है शायद से, इसमें है शायद से, इसमें गेटवेज हैं और आई थिंक उसी में ही था लेकिन वो मिला। चलिए इसमें इसको भी देखेंगे सारी चीज़ों को, फेस वगैरह को। अच्छा तो हम आ जाते हैं आप वापसी से भाई। तो बिजनेस प्रोसेस लाइफ साइकिल के ऊपर आ जाते हैं भाई। बिजनेस प्रोसेस लाइफ साइकिल क्या होती है, स्ट्रक्चर सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस our business process goes through from initial design to execution, monitoring, and continuous improvement. It ensures that business processes are efficient, effective, and aligned with organizational goals. तो इसका असल मकसद यही होता है कि भाई आप जो है इनिशियल डिजाइन को जो स्टेजेस हैं उसके थ्रू जो है आपका बिजनेस प्रोसेस या चल रहा हो, कि इनिशियल एक डिजाइन हो गया, उसको जो एग्जीक्यूशन प्लान होगा, उसका कुछ मॉनिटरिंग हो रही होगी, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट उसके अंदर आती जा रही होगी। तो उसके अंदर अब जो फेसेस होते हैं वो फेसेस होते हैं, पहला फेज होता है हमारे पास प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन। अब प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, ये भाई आइडेंटिफाई आप करते हो, प्रायोरिटाइज करते हो कि बिजनेस को, कि भाई किस बिजनेस प्रोसेस कौन से प्रोसेस पे जो है आपने जो है प्रायोरिटाइज करना है, इम्प्रूवमेंट करनी है या इसके ऊपर जो है प्रोसेस में चेंज करना है, और सारी चीजें आप जो है देखते हो कि भाई determine which process require more improvement or automation। आइडेंटिफिकेशन का ऊपर जैसे अभी हमने पढ़ा भी था। इसके बाद प्रोसेस डिस्कवरी आ जाती है। एज मॉडलिंग के अंदर अगर हम बात करें तो एनालाइज करते हो आप डॉक्यूमेंट को, करंट प्रोसेसेस को, और फिर जो है टूल्स यूज करते हो जिसके थ्रू आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वर्क फ्लो वगैरह। प्रोसेस डिस्कवरी भी आगे भी है तो उसमें हो सकता है ज़्यादा अच्छी समझ आ जाए। उसके बाद प्रोसेस एनालिसिस है। प्रोसेस एनालिसिस क्या कर रहे होते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं बॉटलनेक्स। तो बॉटलनेक्स क्या होते हैं कि
कोई ना कोई बीच में कोई ऐसा एरर हो या इश्यू हो जिसकी वजह से जो आपका प्रोसेस खराब हो रहा हो या कोई उसमें सही से क्वालिटी प्रोड्यूस ना हो रही हो तो वो बॉटलनेक्स करेंगे। इनएफिशिएंसीज हो गई या कंप्लायंस इश्यूज हो गए। यूज डेटा एंड स्टेक होल्डर फीडबैक्स टू एलिमिनेट प्रॉब्लम। तो इस एनालिसिस में आप क्या करोगे तो डेटा जो स्टेक होल्डर्स के थ्रू जो फीडबैक्स आपको मिल रहा होता है या डेटा जो आपने कलेक्ट किया होता है क्लाइंट्स के थ्रू, तो उससे जो है आप परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं कहाँ पे जो है मिस्टेक आपने की हुई। इसका प्रोसेस डिजाइन होता है तो अब इसके अंदर क्या होता है, क्रिएट एंड इम्प्रूव वर्जन ऑफ प्रोसेस आप करते हो, फिर डिफाइन चेंजेस इन स्ट्रक्चर रोल्स और टेक्नोलॉजी यूज। अब जब जब कुछ भी चेंज आएगा तो आप टेक्नोलॉजी का जो है चेंज आ गया तो आप उसमें चेंजेस लेके आओगे। फिर रोल्स होते हैं, रोल्स इसमें डिफाइन किए हुए होते हैं, पूरा एक जो है आपका प्रोसेस बना हुआ होता है डिजाइन। प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, जब आप बना रहोगे तो फिर इसको इम्प्लीमेंट भी करोगे। अब इसके अंदर जो है ट्रेनिंग भी हो सकती है क्योंकि या तो सिस्टम डेवलपमेंट भी हो सकती है या पॉलिसी अपडेट्स भी हो सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन के बाद। अब उसके बाद फिर मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग होता है कि ट्रैक की परफॉर्मेंस हो गई, इंडिकेटर्स या इंश्योर द प्रोसेस इज फॉलोड करेक्टली एंड अचीव डिजायर्ड आउटकम्स के भाई इसका आप मॉनिटरिंग में आपका इंश्योर भी कर रहे होते हैं कि भाई वो सही से जो आपका प्रोसेस जो है चल रहा है और जो आउटकम आपको चाहिए वो आपको मिल रही है। फिर रिफाइनमेंट और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट वगैरह हो गए। ये सारी चीज़ें जो है सुनने फिफ्थ लेक्चर के ही हैं, जो फोर्थ लेक्चर तक है वो जो है डिस्कवरी तक है। उसके बाद इतनी थ्री से लेके जो स्टेप्स हैं सेवन तक जो उसके स्टेजेस हैं वो सारे जो है हमारे उसमें है, क्या कहते हैं उसको, नाम देते हैं फिफ्थ लेक्चर। फिफ्थ लेक्चर जो इंक्लूड नहीं है। उसके बाद जो है पर्पस ऑफ प्रोसेस मॉडलिंग क्या होता है। पर्पस क्या होता है, प्रोसेस मॉडलिंग इज द एक्टिविटी ऑफ प्रेजेंटिंग बिजनेस प्रोसेस इन अ विजुअल और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट टू अंडरस्टैंड एनालाइज एंड इम्प्रूव हाउ वर्क इज परफॉर्म विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इसका मकसद यही होता है कि भाई आप देख रहे हो कि कौन सी एक्टिविटीज आप करोगे एक विजुअल फॉर्म में जो है आप जो है या स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में जो है आप दे रहे होते हो, मॉडलिंग कर रहे होते हो, जिससे जो है पता चल रहा होता है कि वर्क का फ्लो किस तरीके से चलेगा। अब इसका मेन पर्पस ये होता है कि अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट आप सही से करो कि भाई किस तरीके से जो है आपका प्रोसेस काम कर रहा है और जो है सही से जो है डिलीवर कर रहा है, कम्युनिकेट कर पा रहा है आपके जो डिफरेंट मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ कैसे। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंटेशन और स्टैंडर्डाइजेशन का आप देखते हो कि भाई वो जो है डॉक्यूमेंटेशन सही से हुई भी उसकी कि नहीं हुई भी, वो सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके बाद प्रोसेस एनालिसिस होते हैं। आप फिर वही बॉटल नेक्स्ट वगैरह फिर इम्प्रूवमेंट या डिजाइन किसमें नीड होती है तो आप वो करते हो। फिर ऑटोमेशन और सिस्टम डिजाइन में आ जाता है कि भाई अगर कोई रूल्स हैं जो या लॉजिक्स है जिसके थ्रू जो आप ऑटोमेट करते हो अपने प्रोसेस को तो वो आप बताते हो। फिर वर्क फ्लो के अंदर आप बताते हो ईआरपी और बीपीएम के थ्रू। फिर जो है हमारे पास कंप्लायंस एंड क्वालिटी इंश्योरेंस आ गई कि इसमें जो है फॉलो कर रहे हो तो आप इसके रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को, ऐसा ना हो कि कोई रूल्स जो है इसमें आप ब्रोक करो। जो पॉलिसीज वगैरह हैं आईएसओ की या जो भी पॉलिसीज हैं उनको आप फॉलो करते हुए पूरा बनाते हो। अब ये कुछ टेक्निक्स वगैरह हैं, इसी कर लेना। प्रोसेस डिस्कवरी के ऊपर आ जाते हैं। प्रोसेस डिस्कवरी इज द एक्टिविटी ऑफ आइडेंटिफाई, कैप्चरिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग एग्जिस्टिंग business processes in an organization. This involves collecting data from various sources, interviews, observations, system logs to understand how processes are currently executed. तो इसका जो असल में मकसद होता है प्रोसेस डिस्कवरी का, उसका होता है कि भाई आप जो है एक्टिविटी ऑफ आइडेंटिफाई, कैप्चरिंग, डॉक्यूमेंटिंग एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसीजर एंड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आप जो है एग्जिस्टिंग जो एक्टिविटीज हो रही होती हैं डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है वगैरह वगैरह, उनको समझते हुए जो है आप अपना न्यू प्रोसेस को क्रिएट करते हो कि भाई ये क्या उसमें क्या इश्यूज थे, फिर क्या इश्यूज अब उसके बाद जो न्यू जो प्रोसेस बनेगा उसको जो है किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए, सारी चीजें जिसमें आप देख रहे हो।
मेन पर्पस क्या होता है प्रोसेस डिस्कवरी या अंडरस्टैंडिंग द करंट स्टेट के आप करंट स्टेट का आप देख लो कि एग्जिस्टिंग जो वर्कफ्लो किस तरीके से काम कर रहा है और उसमें क्या क्या ऑपरेशन हो रहे हैं कि भाई इसमें जो अभी कोई इनएफिशिएंसी होगी या डिलेज होंगी या डिविएशन होगी वो सारी जो है आप अनकवर कर रहे होते हैं फिर बेस लाइन्स फॉर इम्प्रूवमेंट होती है कि आप जो है स्टार्टिंग पॉइंट प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन का देख रहे हो या क्लियर कर रहे हो सारी चीज़ें भी फॉर चेंज कहीं पे चेंज की नहीं जो आप चेंज कर रहे हो चीज़ों को the transparency and communication facilities across multiple industries version how different departments interact and contribute to a process of business and marketing alliance. तो इसके थ्रू जो है क्रॉस फंक्शनल जो है कोलिब्रेशन आप कर रहे होते हो कि भाई डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है किस तरीके से कोलिब्रेट कर रहे हैं आपके साथ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उस प्रोसेस के अंदर और जो है इससे जो है बिजनेस और आईटी टीम्स के जो है अलाइन कर रहे हो अलाइन हो गई होती है प्रोसेस अंडरस्टैंड आपस में this will combine the audit witness ensure the business model does not review. तो आप जो है इंश्योर करते हो कि आपके जो बिजनेस प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंटेटेड हुआ हुआ हो उनके रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए कि डॉक्यूमेंटेड कोई चीज़ नहीं होगी तो दूसरे को अगर कोई इशू आता है तो उसको पता नहीं होगा कि कहाँ से वो देख सकते फिर डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग में अगर इसको छोड़ हाँ प्रोसेस डिस्कवरी और डेटा कलेक्शन आप करते हो आप या तो फिर इंटरव्यूज के थ्रू करोगे या ऑब्जर्वेशन के थ्रू करोगे या सिस्टम लॉक्स के थ्रू करोगे या तो पुराने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जो है डेटा की कलेक्शन करोगे उसके बाद जो है मॉडलिंग करते हो और डॉक्यूमेंटेशन करते हो उसकी आप या तो बीपीएम या फ्लो चार्ट किसी के थ्रू जो है आप पूरी मॉडलिंग करते हो फिर जो है शेप्स रोल्स और आउटपुट्स जो है इसमें डिपेंड करते हो मॉडलिंग कौन सी जो अभी हमने कोर प्रोसेसेस पढ़े थे एलिमेंट्स पढ़े थे एक्टिविटीज इवेंट्स वगैरह उनके थ्रू जो है आप मॉडलिंग पूरी बनाते हो प्रोसेस की फिर एनालिसिस और वेरिफिकेशन कर रहे होते हो कि भाई वो डॉक्यूमेंट जो है आपका वेस्ट इनएफिशिएंट तो नहीं है वेस्ट तो नहीं हो रहा स्टेक होल्डर्स वगैरह जो एक्यूरेसी है कि नहीं जैसे भाई कोर एलिमेंट्स ऑफ आ प्रोसेस मॉडल आ गया कि भाई वो जो आप क्या विजुअलाइजेशन दिखा रहे थे प्रोसेस वर्क फ्लो की पूरी अब इस वही चीज़ है जो मैंने वहाँ पे आपको दिखाया था एक्टिविटीज का क्या काम होता है और इवेंट्स का क्या काम होता है गेट पेज का क्या काम होता है गेट पेज क्या होते हैं कि इसको मैं नीचे अच्छे से बताया और गेट पेज पे डायरेक्ट आ देते हैं आर्टिफैक्ट्स और डेटा ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं उनको भी बाद में देख लेंगे कि भाई अच्छा जी बाउंड्रीज होती हैं कुछ जैसे स्टार्ट और एंड इवेंट का मैं होता है बिजनेस रूल्स ऑप्शनल होते हैं कोर एलिमेंट्स के अंदर कोर एलिमेंट्स नहीं था ना नाम हेडिंग का कोर एलिमेंट्स ऑफ प्रोसेस मॉडल्स फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वर्कफ्लो डिफाइन दिखाने के लिए जो आपके काम आती है सारी चीजें जो वर्कफ्लो ऑर्डर टू कैश तो एक्टिविटीज का काम क्या होता है भाई एक समरी यहाँ पे टेबल के फॉर्म में दी हुई है तो समरी डायरेक्ट पढ़ देना तो एक्टिविटीज का क्या काम क्या होता है टास्क और स्टेप्स विद इन दी प्रोसेस आप देख लो तो एग्जांपल प्रोसेस ऑर्डर हो गया या शिप प्रोडक्ट हो गया इवेंट के अंदर क्या होता है ट्रिगर या इंटरप्ट करने के लिए प्रोसेस को काम आते हैं कि या तो आप स्टार्ट करोगे या तो आप एंड करोगे उसके बाद जो है हमारे पास गेटवेज होते हैं गेटवेज क्या होता है डिसीजन पॉइंट्स होते हैं कंट्रोल फ्लो आपका बता रहे होते हैं इफ एंड एल्स वाली कंडीशन होती है उसमें ज़्यादातर तो फ्लोज क्या होते हैं फ्लो सीक्वेंस बताते हैं आपकी एक्टिविटीज का कि भाई कौन से किसके साथ कौन सी अलाइन है उसके बाद कौन सा स्टेप होगा उसके बाद कौन सा स्टेप होगा फिर रोल्स एंड एक्टर्स होते हैं फिर इनपुट्स आउटपुट्स हो गए हमारे पास स्विम लाइन्स हो गई स्विम लाइन्स इंक्लूड आई थिंक नहीं है लेक्चर्स के अंदर ये जीपीटी के थ्रू था तो उसने ऐड किया हुआ है बाकी आर्टिफैक्ट्स जो है हमारे पास एक अलग से टॉपिक था तो वो नीचे मैंने रखा हुआ तो उसको जब समझाऊंगा तो तभी आर्टिफैक्ट्स को देखेंगे उसके बाद टाइप्स ऑफ गेटवे पे हमारे पास हम आ जाते हैं पहले तो गेटवेज होती क्या है गेटवे इज अ प्रोसेस मॉडल डिसीजन पॉइंट दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोसेस they allow the process to take different paths based on condition, business rules, or outcome of previous activity are essential for dependent logic and flow control in process model. Particularly in BPN, business process model and notation BPN का जो full form है ये है इसको देख लेना फुल फॉर्म्स को भी क्योंकि एमसीक्यूज एमसीक्यूज में हो सकता है ऐसी चीज़ें सर इंक्लूड कर
गेटवे का जो असल मकसद होता है वो यही होता है कि डिसीजन पॉइंट्स के लिए काम आते हैं। कंट्रोल के फ्लो के अंदर जब आपके कोई प्रोसेस का फ्लो चल रहा है तो कहीं ना कहीं डिसीजन की लॉजिक आपको नीड पड़ती है। तो जब नीड पड़ती है तो आप क्या करते हो, डिसीजन फ्लो के जो है ये डायमंड बॉक्स आप बना दो। डायमंड बॉक्स के थ्रू जो है आप लॉजिक गेट पे एक बनाते हो कि ये अगर हो तो ये करना है, अगर ये हो तो ये करना है। अगर जब दोनों हो तो फिर वो करना है, क्योंकि इसके अंदर एंड और जोर का ऑपरेशन आता है। तो एक्सक्लूसिव जो गेटवेज होते हैं, जो जोर का ऑपरेशन होता है उसको अंदर डायमंड के अंदर जो है आप एक्स लिखते हो ताकि उससे रिप्रेजेंटेशन होती है। अब मैं अगर उसको यहाँ पर डायरेक्ट ही दिखा दूँ तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, यहाँ पे पढ़ाने से अच्छा। हाँ, हाँ, तो यहाँ पे अगर हम आए तो ये क्या है, जोर का ऑपरेशन है, जोर का गेटवे। जोर गेटवे कैप्चर्स डिसीजन पॉइंट एंड पॉइंट्स वेयर अल्टरनेटिव फ्लोज आर मर्ज। अब इसके अंदर जो स्प्रिट्स होती हैं, टेक वन आउटगोइंग ब्रांच, वन इनकमिंग ब्रांच हैज बीन कंप्लीटेड। जो उसका एन वन कंडीशन वन पाथ कैन फॉलो। तो इसका जो बिहेवियर होता है जोर का वो होता है यहाँ तो जब तक दोनों मतलब कि ओनली वन पाथ कैन बी फॉलोड। जोर में क्या होता था, दोनों फॉल्स होते थे और ट्रू होता था, एक फॉल्स होता था तो दूसरा ट्रू हो तो कंडीशन फॉल्स भी होती थी सारी। दोनों ट्रू होते थे तो फॉल्स होता था। मैं जोर का भूल गया हूँ। जोर का जो बिहेवियर जो यहाँ पे लिखा हुआ उस हिसाब से अगर समझाऊं तो वन आउट गोइंग पाथ इज टेकिंग बेस्ड ऑन आ कंडीशन कि आप कंडीशन की बेस पे आप करते हो, या तो ये उठाओगे या तो वो उठाओगे। दोनों चीजें एक टाइम पे आप नहीं कर सकते। जैसे कोर्सेज के ऊपर होता है, दो कोर्सेज हैं आपके पास, लीनियर अलजेब्रा अगर आप ले लो और जो है बिजनेस प्रोसेस ले लो, तो दोनों से कोई एक आप पढ़ सकते हो एक टाइम पे, दोनों एक साथ नहीं पढ़ सकते। तो जोर का काम जो है इसी तरीके से होता है। use only when one path can be followed, use when only one path can be followed। एग्जाम्पल पेमेंट सक्सेसफुल या तो फिर, या तो पेमेंट जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे यूज केस दिया हुआ है कि पेमेंट या तो सक्सेसफुल होगी या तो फेल होगी। यहाँ पे भी एग्जाम्पल, हाँ, तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल दी हुई, चेक इनवाइस फॉर मिसमैचेस। इनवाइस रिसीव हुई, उसके बाद क्या कर रहा है वो चेक करेगा इनवाइस को कि कोई मिसमैच तो नहीं है। अब उसके बाद फिर क्या है, जोर का ऑपरेशन होगा। अगर कोई मिसमैच नहीं होता है तो क्या करेगा, पोस्ट इनवाइस। अगर कोई मिसमैच होता है लेकिन करेक्ट कर सकते हैं इसको तो क्या करेगा, रीसेंड कर दो इनवाइस को कस्टमर के पास। अगर करता है और करेक्ट भी नहीं हो सकती, मिसमैच मतलब उसमें एग्जिस्ट करता है और करेक्ट भी नहीं हो सकती, तो वो ब्लॉक कर देगा इनवाइस को। लेकिन सारी चीजें जब भी वो परफॉर्म हो रही है वो सारी एक और जोर पे जाके आ रही है। अब उनमें से जो है कोई एक चीज जो है सिर्फ ट्रू होगी, बाकी सब फॉल्स होगा, और जो है वो आपका जो है आगे आउटपुट के लिए जाएगा। कंडीशन मतलब वैल्यूज तीनों के पास से आ रही होंगी, लेकिन इनमें से कोई एक ही जो है वर्क फ्लो काम कर रहा हो। अगर नो मिसमैच होगा तो वो पोस्ट इनवाइस के पास जाएगा और यहाँ पे जॉब के पास आ जाएगा, और जो है पार्क इनवाइस की उसको एक्टिविटी परफॉर्म हो जाएगी और एंड हो जाएगा इवेंट इनवाइस हैंडल्ड के बाद। इसके बाद जो है बस एंड का गेट पे आ जाता है। अब एंड के अंदर क्या होता है, पैरेलल फ्लो होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, वो बोलता है कि भाई दोनों चीजें जो है, दोनों वर्क फ्लो जो है ट्रू होने चाहिए, तभी जो है आप आगे जा सकते हो, वरना फिर नहीं जा सकते आगे। तो अगर मैं यहाँ पे देखें एंड को, पैरेलल डायमंड विद प्लस सिंबल, डायमंड के अंदर आप क्या लिखते हो, प्लस सिंबल रखते हो। ऑल आउटगोइंग पास आर एग्जीक्यूटेड कॉनकरेंटली, कि दोनों पास जो है एक साथ साथ जो है आपके एग्जीक्यूट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक पहले हो रही है एग्जीक्यूट फिर दूसरी जो है बाद में हो रही है। ऐसा नहीं होगा, दोनों जो है साथ साथ जो है एग्जीक्यूशन हो रही होगी दोनों पास की। जैसे आप ईमेल जो है सेंड कर रहे होते हो और रिपोर्ट्स को जनरेट कर रहे हो। अब जब ईमेल जा रही है तो रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स की जनरेशन होगी। अब अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल करूँ, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक की यहाँ पे एग्जांपल दी, तो जब आपके पास बोर्डिंग पास रिसीव हुआ उसके बाद जो है एक्टिविटी
हुई कि प्रोसीड टू सिक्योरिटी चेक। अब सिक्योरिटी चेक के पास आप गए तो अब आपको जो है दोनों चीजें जो है साथ साथ करनी होगी। अब ऐसा तो नहीं है कि अपना जो है स्क्रीनिंग करवा लोगे उसके बाद जो है आप जो है अपना लगेज को पास करवाओगे। ये ऐसा नहीं होता है। एयरपोर्ट के वहाँ पे जो है फिर आपको दोनों चीज़ें एक साथ साथ करनी है। आप जब तक आपकी स्क्रीनिंग हो रही होती है साथ साथ जो है आपका लगेज भी जो है उसकी भी स्क्रीनिंग हो रही होती है दूसरी मशीन पे। तो जब दोनों एक्टिविटीज एक साथ परफॉर्म होंगी उसके बाद ही जो है वो दूसरे एंड गेट पे जाएगा। जब एंड गेट पे आ गया तो फिर वहां से जब दोनों के एक साथ जो है उसके पास वैल्यू आ जाएगी तो फिर वो जो है आगे प्रोसीड करेगा डिपार्चर लेवल के लिए। अ, मतलब डिपार्चर के लिए और फिर जो है डिपार्चर लेवल पे वो पहुंच जाएगा। एंड का जो है ये मकसद होता है। फिर उसके बाद इंक्लूसिव गेटवे होता है, वो डायमंड विद इन अ सर्कल होता है। वन और मोर पार्ट्स कैन बी टेकन बेस्ड ऑन अ कंडीशन यूज्ड व्हेन मल्टीपल पार्ट्स माइट बी फॉलोड प्रोसेस ऑर्डर एंड स्टॉप इन। अब इसको यहाँ पे अगर हम देखें बिटवीन जोर एंड है और गेटवे। तो और गेटवे का इसमें बताया हुआ तो और गेटवे आई थिंक और ही था। फिर भी देख लेते हैं डायमंड विथ डायमंड विद अ सर्कल इनसाइड। हाँ तो ये वही है। आपका जो और का गेटवे है उसके बारे में बताया। ये और में क्या होता है मल्टीपल कंडीशन होती है। अब मल्टीपल कंडीशंस में ये हो सकता है कि दो एक साथ भी कंडीशन परफॉर्म हो सकती है, एक टाइम पे एक कंडीशन परफॉर्म हो सकती है। अब जैसे यहाँ पे ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस दिखाया हुआ है कि ऑर्डर रिसीव हुआ, देन चेक ऑर्डर लाइन आइटम्स। अब चेक ऑर्डर लाइन आइटम्स को जब वो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा और की कंडीशन पे जाएगा। और जो है ओ से रिप्रेजेंट होता है उस डायमंड बॉक्स के अंदर। तो ऑर्डर कंटेन्स एम्स्टर्डम प्रोडक्ट्स, अगर एम्स्टर्डम के जो है प्रोडक्ट्स अगर वो कंटेन करता है तो वो उस ऑपरेशन पे जाएगा। अगर ऑर्डर कंटेन हैम्बर्ग प्रोडक्ट्स तो वो हैम्बर्ग के ऑपरेशन पे जाएगा। तो जब वो दोनों में से किसी एक ऑपरेशन पे जाएगा, जब वो एक्टिविटी परफॉर्म हो जाएगी तो वो फिर जो है रजिस्टर हो जाएगा ऑर्डर, और ऑर्डर जो है आपका फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये गेट पेज इतने मुश्किल नहीं है, अगर खुद से बनाओगे मुश्किल तो अलग बात है। लेकिन क्या है इसका मसला। उसके बाद जो है इवेंट बेस्ड गेटवेज होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स गेटवेज होते हैं, कुछ डिफॉल्ट फ्लो होता है। डिफॉल्ट फ्लो हम देख चुके हैं पहले, जो स्टार्टिंग के हमने देखे थे, जिसमें एंड और नॉट ये सारी चीज़ें हमने यूज़ नहीं की थी। तो ये इवेंट बेस्ड और कॉम्प्लेक्स गेटवे इंक्लूड नहीं है, मैं इसको हटा दूंगा। आई थिंक ये इंक्लूड नहीं है, इसको मैं बाद में हटा के सेंड कर। तो यहाँ पर अगर हम जाएं नेक्स्ट पेज पे तो यहाँ पे नहीं है। नहीं, नहीं है। इम्प्लिसिट और वर्सेस एक्सप्लिसिट गेटवेज है हमारे पास। तो अगर आप इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिखो तो बात एक ही होती है। तो इसका मतलब ये है। उसके बाद हमारे पास प्रोसेस मॉडलिंग व्यू पॉइंट्स हैं, देन पूल्स और लेंस है। चलिए हम पूल्स और लेंस पे आ जाते हैं। Whose lens and message flow in process modeling. In process modeling, particularly BPM, whose lens and message flow and important elements represent entity, the interaction of process. These elements help in structuring, organizing a process diagram, showing clarity and visualizing how different participants, departments or system interact. Pool क्या होता है भाई, आपके पास आपको represent a major participants in a process such as business, entity, department or system. It defines the boundary of process, showing the activities or tasks performed by a specific actor, company, system, or it contains one or more lines, the flow of activity to participant. तो उसका जो असल मकसद होता है वो ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं कहाँ चला जाता है। कैप्चर द रिसोर्सेस क्लास यूज टू मॉडल बिजनेस पार्टी होगा। देन जो है हमारे पास पूल जो है एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही होंगी, परफॉर्म हो रही होंगी, सब चीज़ों को जो है बता रहा होता है, बाउंड्रीज
बनी हुई होती है, डिपार्टमेंट्स डिफरेंट होंगे, हर चीज़ होगी, सारी चीज़ें जो है पूल के अंदर जो आपको डिफाइन हो रही होती हैं। अब वो लाइन्स के थ्रू जो है आप बताते हो चीज़ें। अब अगर यहाँ पे कोई ना कोई डायग्राम हो तो होगी कुछ। हाँ, ये थोड़ा सेक्शन कैसे बन। अच्छा, तो यहाँ पे जो है एक डायग्राम, यहाँ पे जो डायग्राम दी हुई है, ये दी हुई है एक किसकी, ऑर्डर टू कैश प्रोसेस है विद लाइन्स के थ्रू, लेन्स के थ्रू। तो ये एक जो है एक पूल है, पूल के अंदर जो है सेलर का पूल है, सेलर के पूल के अंदर जो है डिफरेंट आपके पास जो है लेन्स बने हुए, एक पहली है, दूसरी और तीसरी लाइन है, और उसके अंदर जो है इंटरकनेक्टेड है, मतलब लाइन सारी एक, मतलब कि ईआरपी सिस्टम है। ईआरपी सिस्टम के थ्रू जो है आपके पास ऑर्डर रिसीव हो रहा है, फिर चेक करने के लिए स्टॉक की अवेलेबिलिटी के लिए आप वेयर हाउस स्टाफ के थ्रू जा रहे हो सेल्स के पास, सेल्स वाले जो है आइटम्स को जो है स्टॉक में चेक कर रहे हैं, अगर होगा तो वो कंफर्म करेंगे ऑर्डर, अगर नहीं होगा तो वो रिजेक्ट कर देंगे। अगर कंफर्म करते हैं तो कंफर्म करने के बाद क्या होगा, वेयर हाउस के पास जाएगा, जो प्लस का साइन है, प्लस का मतलब क्या हो गया, एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, मतलब कि दोनों चीजें जो है साथ साथ परफॉर्म होंगी, कैश गुड्स भी हो रहा होगा, साथ साथ जो है इनवाइस भी जो है आपकी इमिट हो रही होगी। तो वेयर हाउस स्टाफ जो है शिप गुड्स भी कर रहा होगा, इनवाइस भी साथ साथ भेज रहा होगा, जब दोनों चीजें हो जाएंगी तो वही वापसी सेल्स के पास आएगा, सेल्स वाले आर्काइव करेंगे ऑर्डर को और जो है उसको ऑर्डर फुलफिल में डाल देंगे। उसके बाद जो है मैसेज फ्लो इसमें किस तरीके से काम करता है, ये रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू प्रोसेस पार्टीज पूल्स। A message flow can connect directly to the boundary of pool, capturing informative message to from that party to specific activity or performed within the pool. Captured a message that triggers a specific activity even within the party. अच्छा, तो ये एक पूल को दूसरे पूल से मर्ज करने के लिए जो है, मतलब कि कनेक्शन शो करने के लिए जो आप मैसेज फ्लो को यूज़ करते हो, मैसेज फ्लो जो है आपको बता रहा होता है कि भाई ये जो सेंड का ऑपरेशन है वो इस पूल टू के पास जाएगा, मतलब पूल टू के पास ट्रिगर होगा, वहाँ से जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी फिर वो वहाँ से जो भी चीज़ होगी वो रिसीव होगी पुल वन पे कनेक्शन के थ्रू। यहाँ पे जो है पूरा बताया है, जैसे पुल वन के थ्रू जो है सेंड की एक्टिविटीज़ हो रही है, देन जो है पुल टू के थ्रू रिसीव की एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है, जैसे कस्टमर का एक हमारे पास जो है पूल है, कस्टमर के पूल के अंदर जो है हमारे पास क्या है, एक परचेज टू ऑर्डर का है, तो यहाँ से कस्टमर जैसे ही परचेज ऑर्डर करेगा तो वो ईआरपी सिस्टम के पास चला गया, एक पूल से दूसरे पूल के पास कनेक्ट हो गया। ये दो पूल है यहाँ पे, ये बाकी क्या है, लेंस है हमारे पास, लेंस है। तो लेंस के अंदर जो है पहला लेंस जो ईआरपी का, ईआरपी के अंदर जो हमारे पास परचेज ऑर्डर रिसीव हो गया, फिर स्टॉक अवेलेबिलिटी के पास गया, फिर वापसी वो सेल्स वालों के पास गया तीसरी लाइन में। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे ही कंफर्म ऑर्डर होगा तो कंफर्म ऑर्डर के पास वो कस्टमर को पता चल जाएगा ऑर्डर की कंफर्मेशन। अगर रिजेक्ट होगा तो रिजेक्ट पे भी जो है कस्टमर को पता होगा कि उसका ऑर्डर रिजेक्ट हो गया। उसके बाद जैसे शिप गुड्स जब होगा तो फिर और इनवाइस होगी तो वो जो है कस्टमर को नोटिस पता बता दिया जाएगा, भाई आपका जो है शिप गुड्स जो है सेंड हो गया है, शिपमेंट हो गई है, और इनवाइस भी जो है ये आपकी इनवाइस है। और इस तरीके से जो है मैसेज का फ्लो आप अंडरस्टैंड करवाते हो। अब पूल लाइन्स फ्लो सेनेटिक रूल्स होते हैं कुछ, के सीक्वेंस फ्लो कैन नॉट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ अ पूल, मैसेज फ्लो कैन, कि आपके जो सीक्वेंस फ्लो कैन नॉट क्रॉस द बाउंड्री, सीक्वेंस फ्लो कौन सा सीक्वेंस फ्लो, सीक्वेंस फ्लो जो ये आपके ये जो है सीक्वेंस फ्लो, ये जो लाइन जा रही है ये सीक्वेंस फ्लो की लाइन है। तो ये जो है पूल्स के अंदर जो है लाइन्स के थ्रू जो है क्रॉस हो सकती है, लेकिन आपस में दो पूल्स के दरमियान जो है क्रॉस नहीं हो सकती, क्रॉस सेक्शन नहीं हो सकता है इनका। बोथ सीक्वेंस फ्लो एंड मैसेज फ्लो कैन क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ लेंस, के लेंस की जो बाउंड्रीज है उनको जो है वो क्रॉस कर सकती है सीक्वेंस फ्लो और मैसेज फ्लो। बाकी द मैसेज फ्लो कैन नॉट कनेक्ट टू फ्लोज एलिमेंट विद इन द सेम, टू फ्लोज एलिमेंट विद इन मैसेज फ्लो कैन नॉट, अच्छा एक मैसेज फ्लो जो है दो, जो आपके पास जो एलिमेंट्स हैं एक ही पूल के अंदर जो सेम एलिमेंट्स है उनके साथ जो है कनेक्ट नहीं हो सकते, एक ही जो मैसेज है दो एलिमेंट्स के साथ एक ही पूल के अंदर कनेक्ट नहीं हो सकता, एक वक्त में एक के साथ ही वो कनेक्ट होगा।
अच्छा जी, और ज़्यादा डीप में है फिर ऑर्डर टू कैश अगेन क्या है? बीपीएम आर्टिफैक्ट्स वगैरह है ये। चलो इस पे आ जाते हैं वापसी। अच्छा जी, ये पूल है, पूल का उसने बताया हुआ है, वो मैंने वहाँ पे समझा दिया। देन हमारे पास इंफॉर्मेशन आर्टिफैक्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। इंफॉर्मेशन आर्टिफैक्ट्स आर की कंपोनेंट्स इन बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग दैट represent data, documents, or other type of information that are crucial to process. These artifacts provide insights into what data is used, generated, or required throughout the process. Information artifact helps in making process more understandable and complete by associating necessary information with specific tasks or activities. अब इंफॉर्मेटिव आर्टिफैक्ट्स इंफॉर्मेशन आर्टिफैक्ट्स का जो की कंपोनेंट होता है बीपीएम में कि भाई वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं डेटा को या डॉक्यूमेंट को या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन को जो कि प्रोसेस के अंदर जो है इम्पोर्टेंट हो, जो है इंसाइट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, डेटा कौन सा यूज हो रहा है, जनरेट कर रहे होते हैं डेटा को रिक्वायर्ड थ्रू प्रोसेस। कोई डेटा अगर रिक्वायर्ड होता है तो वो कर रहे होते हैं, डेटा ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसके अंदर। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर्टिफैक्ट्स क्या क्या होते हैं? डेटा ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि जो कि इंफॉर्मेशन को या कोई डेटा को जो है आपको दिखा रहे होते हैं या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं बाय टास्क विद प्रोसेस शोस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड हाउ टू हैंडल थ्रू द प्रोसेस। वो जो है आपके जो चल रहा होता है प्रोसेस के अंदर जो है आपके बता रहे होते हैं कि भाई कहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स फाइल्स वगैरह हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे ये रहा डेटा ऑब्जेक्ट से डॉट इन इमेज जब वॉइस हो रही है आपकी यहाँ पर पीछे चले हैं, पीछे भी होगा, इसमें नहीं है आई थिंक, यहाँ से हाँ इंफॉर्मेशन। A data object captures the artifacts required input or produce output by an activity can be physical or electronic. अब जब इमिट वाइज होगी तो वो कहीं ना कहीं से उसके पास डेटा कोई ना कोई आएगा, उस बगैर डेटा के तो वो नहीं बनाएगा इनवाइस। तो उसके बाद जो है परचेस ऑर्डर का जो है पूरी डेटा आएगा और वो जो है उसके बाद जो है एक आउटपुट में डेटा ऑब्जेक्ट देगा जिसमें इनवाइस इनवाइस का होगा, जिसमें सारा डेटा होगा उस ऑर्डर का। इसी तरीके से जो है डेटा स्टोर के लिए भी जो है आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब ओरेकल जैसे यहाँ पे यूज किया हुआ सीआरएम, जिसके थ्रू जो है आपका डेटाबेस है, डेटाबेस के थ्रू जो है आप एक्सेस कर रहे हो, क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहे हो, देन जो है क्लाइंट की इन्फो को आगे सेंड करो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आर्टिफैक्ट्स का काम होता है, असल काम। डेटा स्टोर्स को हमने देख लिया, उसके बाद ग्रुप्स होते हैं, कुछ इनोवेशन इनोवेशन होती हैं। आगे देखें, आगे भी होगा कुछ समझ। जैसे यहाँ पे एक मॉडल दिखाया हुआ है, जैसे परचेस ऑर्डर आपने जैसे रिसीव हुआ जब आपको, तो चेक स्टॉक अवेलेबिलिटी आप कैसे करोगे? आप पहले जो है परचेस ऑर्डर का जो आपके पास जो है डॉक्यूमेंट होगा, डॉक्यूमेंट के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही, उस इंफॉर्मेशन के थ्रू जो है आप जो है चेक करोगे परचेस ऑर्डर को। वेयर हाउस डीबी से जो है आपके पास डेटा जो है रिसीव हो रहा होगा, उस डेटा रिसीव के अंदर से आप देखोगे भाई वेयर हाउस में ये सामान है कि नहीं जो परचेस ऑर्डर में हमारे पास आया था। अगर होंगे तो आप परचेस ऑर्डर चेक किए, आपने लिस्ट आगे सेंड कर दी, उस लिस्ट जो है आगे सेंड होगी, मतलब चेकलिस्ट आप सेंड कर दोगे भाई ये आइटम जो है हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर तो आइटम अवेलेबल होगा तो वो कंफर्म ऑर्डर के पास जाएगा, अगर नहीं होगा तो वो रिजेक्ट ऑर्डर, अगर रिजेक्ट ऑर्डर के पास गया तो परचेस ऑर्डर रिजेक्टेड हमारे पास जो है एक स्लिप मतलब के डॉक्यूमेंट बन जाएगा, उसमें आ जाएगा कि भाई ये जो है ऑर्डर रिजेक्ट हो गया, डेटा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर कंफर्म हो जाता है तो हमारे पास जो है परचेस ऑर्डर अप्रूव की जो है एक डेटा ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद जो है जब इनवाइस भेज रहे हैं तो परचेस ऑर्डर की इंफॉर्मेशन उसके पास आ रही होगी और जो है इनवाइस की इंफॉर्मेशन जो है वहां से जो है जा रही होगी। उसके बाद शिप गुड्स से, शिप गुड्स के अंदर भी परचेस ऑर्डर की इंफॉर्मेशन उसके पास आ रही है और शिपमेंट की इनवाइस उसमें से जा रही। देन जब आर्काइव ऑर्डर कर रहे होते हैं तो परचेज ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन फिर आ रही है, वो जो है स्टोर किधर करवा रहा है? ऑर्डर्स डीबी के अंदर, जो डेटाबेस होगा जहाँ पे ऑर्डर्स की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, भाई कौन कौन से ऑर्डर कंप्लीट हो गए, फुलफिल्ड हो गए, तो वहाँ पे जो है स्टोर होती जा रही है। तो इन्फॉर्मेशन आर्टिफैक्ट्स का जो है यही काम हो रहा होता है कि भाई वो आप डेटा स्टोर
स्ट्रिंग के लिए यूज हो रहे होते हैं और डेटा ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज हो रहे होते हैं। इसके बाद टेक्स्ट नोशंस क्या होती हैं, इज अ मैकेनिज्म प्रोवाइड एडिशनल टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन टू द मॉडल, कि भाई वो एडिशनल टेक्स्ट जो है आप इसमें प्रोवाइड कर रहे होते हो कि जैसे शिप गुड्स के अंदर आपने इंक्लूड पैकेजिंग, फिर क्लियर वेंडर इन लाइन आइटम्स के अंदर फॉर ब्लॉक इनवाइसेस। तो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है प्रोसेस मॉडल को अंडरस्टैंड करने के लिए आप लगाते हो, नेसेसरी नहीं होती लेकिन ऑप्शनल होती है वो। अब ये जो है पूरी पेज है, अगर कोई रीड करना चाहे तो लेक्चर नंबर 3 खोल के रीड आउट कर। तो सारा जो है हमारे पास इतना ही था, इसमें मैंने इतना ही लिखा है इसमें। मैंने इतना ही लिखा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी यही थी। बाकी लेक्चर नंबर 4 है वो एडवांस आई थिंक है, और एडवांस प्रोसेस मॉडलिंग के अंदर मोस्टली ज़्यादा चीज़ें पुरानी पुरानी हैं, उसमें कोई नई चीज़ इतनी है नहीं। तो अब मैं अगर कराऊँ, देखूँ, खोलता हूँ, देख लेते हैं क्या है इसमें कुछ चीज़ें हैं। तो ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें जो हमारे पास है, हमारे पास इसमें है, इसमें प्रोसेस डिस्कवरी एडवांस प्रोसेस मॉडलिंग, फ्लो ऑब्जेक्ट्स जो हमने देखे थे कि भाई फ्लो ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, कनेक्शंस कौन से होते हैं, पुल्स एंड रैंक्स कौन से होते हैं, आर्टिफैक्ट्स कौन से होते हैं। उसके बाद जो है गेटवेज हमने पढ़ लिए थे, और उसके बाद जो है अच्छा जी, उसके बाद जो है इसमें सब प्रोसेसेस के बारे में बताया हुआ है कि भाई एक प्रोसेस को मेन हाई लेवल प्रोसेस आप दे सकते हो, उसके अंदर जो है सब प्रोसेस हो सकते हैं। जैसे इसमें जो है यूजिंग द एक्सपेंडेड सब प्रोसेस इन ओशन, एक्सपेंडेड सब प्रोसेस इन ओशन जो है एक रेक्टेंगल बॉक्स के थ्रू जो है यहाँ पे बताई हुई ये वाला, यहाँ पे जो है ये जो बॉक्स को सब प्रोसेस के थ्रू बताया गया, ये सब प्रोसेस। Sub-process activity in a process can invoke a separate sub-process. Use this feature to decompose the large models into smaller ones, making them easier to understand. आप क्या करते हो, लार्ज मॉडल्स को जो है डिकम्पोज कर देते हो स्मॉलर में, ताकि जो है इजीली आप अंडरस्टैंड कर सको, लेकिन आप पेपर में तो नहीं कर सकती है। अच्छा, तो मल्टी लेवल मॉडलिंग हमारे पास होती है कुछ, क्या क्या सब प्रोसेसेस, शेयर्ड सब प्रोसेसेस, इसका जो है ब्लॉक स्ट्रक्चर रिपीटिशन एक्टिविटी लूप होता है। एक्टिविटी लूप मार्कर्स अलाउ अस टू स्टेट दैट, एक्टिविटी लूप क्या होता है कि भाई टास्क लूप होगा कि आपका जो कोई प्रोसेस है जो रिपीट होगा, तो जो है आप उसको लूप की साइन के थ्रू आप बता सकते हो काम करना। ये ये वाला जो लूप है, ये लूप के जो साइन है वो इसके लूप के थ्रू बता सकते हो। आगे एग्जांपल है उसके थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी रिसीव असाइन मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी, देन इन्वेस्टिगेट मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी। उसके बाद क्या क्या है, जॉब का ऑपरेशन है। अब्जॉर्व का ऑपरेशन के बाद वो क्या कह रहा है, मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी रिस्पॉन्स, रिव्यू मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी। अब इसके अंदर जो है वो ज्वाइन एग्जॉर्व का ज्वाइन पॉइंट है, ये क्या है, स्प्लिट पॉइंट है, वो आपको लगाना लाजमी होता है जब भी आप जॉर एंड और ऑपरेशन आप लगाते हो। तो इसके अंदर जो है आपके पास सब प्रोसेस आप बना सकते हो, और जो है रिपीटेशन लूप आप लगा सकते हो। अब ये क्या है, ये क्या है, रिपीटेशन लूप है इसके अंदर, कि जब तक वो उसका रिस्पॉन्स सही से आएगा नहीं और जो है आपका रिव्यू होगा नहीं, बार बार जो है आप एप्लीकेशन सेंड करते रहोगे, जैसे यूनिवर्सिटी में आप करते रहते हो, लेकिन रिस्पॉन्स आता नहीं। तो एक ही चीज़ जो आप बार बार जब कर रहे हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसको सब प्रोसेस आप एक हाई लेवल देके उसको सब प्रोसेस कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है ये जो है फाइनलाइज रिस्पॉन्स, जब तक वो रिस्पॉन्स आएगा नहीं तो आपने क्या लिख दिया, फाइनलाइज मिनिस्टर रिस्पॉन्स। और सब प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए आप लगाते हो प्लस डब्बे के अंदर, छोटे से डब्बे के अंदर, और जो है लूप का निशान आप लगा देते हो यहाँ पे कि ये चीज जो है, ये इंक्वायरी जो है बार बार जो है परफॉर्म होती रहेगी।
यहाँ पे स्टार्ट और एंड का ऑपरेशन होगा, क्योंकि ये सब प्रोसेस बनी है, सब प्रोसेस के अंदर फिर जो है डिफरेंट अलग से बनेगा। और यहाँ पे टेक्स्ट इमोशंस डेली के एंटर रिस्पॉन्स इज अप्रूव, जब तक रिस्पॉन्स अप्रूव होगा नहीं, जब तक जो है ये एंड होगा नहीं इवेंट, और ये लूप में चलता रहे। उसके बाद जो है ये एक्सरसाइज दी हुई है, जो करना चाहे तो कर ले। उसके बाद जो है विदाउट मल्टी इंटेंस है, और इंटेंस एक्टिविटी इवेंट्स के अंदर हमारे पास स्टार्ट, इंटरमीडिएट और एंड। Untyped event indicates that the instance of the model is completed without specifying the cause of for creation condition. अगर आप जो है इस तरीके का कुछ आप अनटाइप इवेंट यूज करते हो तो उससे जो है इंटेंस का पता चलता है कि वो स्टार्ट हो गया, एंड भी हो गया, लेकिन उसकी कॉज वगैरह कुछ नहीं पता होती कि इसमें क्या क्या हुआ। तो कंपैरिजन इसमें बताया हुआ है, कंपैरिजन इस तरीके से बताया गया, इनवाइस रिसीव्ड हुई और recipients advice क्या क्या when to use messages event only when possible, will simply send or receive message and do nothing। जब रीड ओनली आपने करना होता है तो आप जो है मैसेज वाला जो है ये यूज करते हो, और उसके लिए जो है डिफरेंट डिफरेंट है कि अगर इनवाइस रिसीव्ड हो रही है तो उसके लिए आप ये वाला यूज करोगे, इनवाइस सेंड हो रही है तो आप ये वाला बॉक्स यूज करोगे, मतलब मैसेज का। अगर इनवाइस सेंड हो रही है एंड इवेंट पे तो ये करोगे, अगर स्टार्ट पे हो रही है तो आप ये वाला करोगे, इनवाइस रिसीव। यहाँ पे भी कुछ दिया हुआ है, अगर मैं इसको जूम इन कर दूँ थोड़ा, तो थोड़ा सा इधर करते हैं। तो एप्लीकेशन है यहाँ पे, जैसे एप्लीकेशन एप्लीकेंट है, एक एप्लीकेंट क्या कर रहा है, लोन की एप्लीकेशन वो स्टार्ट कर रहा है, एक पूल से दूसरे पूल से कनेक्टेड है, मैसेज फ्लो है, और सीक्वेंस फ्लो कभी भी जो है दो पूल में आपस में एक साथ कनेक्ट नहीं होते, विद इन पूल लेन्स बन सकते हैं, उसके अंदर कनेक्ट हो सकते हैं। लोन एप्लीकेशन आगे, लोन एप्लीकेशन जो है आपके पास क्या हुई, रिसीव। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो हमारे पास इनवाइस रिसीव का वो था, हमने यहाँ पे इनवाइस रिसीव का वो यहाँ पे बना दिया। स्टार्ट इवेंट के ऊपर था तो ये रहा स्टार्ट इवेंट वाला, तो स्टार्ट इवेंट हो गया हमारे पास आगे। स्टार्ट इवेंट लोन एप्लीकेशन रिसीव, जब लोन की एप्लीकेशन रिसीव होगी तो उसका एक आपका जो डेटा ऑब्जेक्ट था लोन एप्लीकेशन का वो बनता जाएगा। अब उसके अंदर क्या होगा, जॉब ऑपरेशन को परफॉर्म करवा रहे हैं। जॉब ऑपरेशन क्या हो रहा है, चेक एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटनेस, के आप चेक करो कि भाई उसकी जो है कंप्लीटनेस है एप्लीकेशन की नहीं। उसके बाद जो एप्लीकेशन के पास से ही जो एक और चीज़ रिसीव हो रही है, वो है रिसीव अपडेटेड एप्लीकेशन। अपडेटेड एप्लीकेशन का उसके पास जो है रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पे जा रहा है जॉब के अंदर ही। जब वो कोई एक चीज़ परफॉर्म होगी तो यहाँ पे जाएगा, और डेटा भी जो है लोन एप्लीकेशन के अंदर स्टोर होता जाएगा। जो भी डेटा स्टोर हुआ है लोन एप्लीकेशन के अंदर, लोन एप्लीकेशन जो है इसमें चेक एप्लीकेशन जो वहाँ से रिसीव करी डेटा ऑब्जेक्ट को, और जो है चेक करी कि इसकी सारी चीज़ें जो है फिल आउट हो रही हैं कि नहीं हो रही। जब फिल आउट हो रही है तो फिर वो क्या कर रहा है, वो आगे सेंड कर रहा है इनकम्प्लीट या तो फॉर्म कंप्लीट में जाएगा। फॉर्म कंप्लीट में जाएगा तो यहाँ पे फ्लो आगे कुछ नहीं बताएगा, तो उससे क्या होगा, आपका चीज़ें जो है सही से समझ नहीं आएंगी। तो यहाँ पे जो है दो चीज़ें बताएंगी, जैसे रिटर्न बैक, रिटर्न एप्लीकेशन बैक टू एप्लीकेंट रिसीव अपडेटेड एप्लीकेशन। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है जो बताया हुआ है कि भाई रिसीव हो गया, यहाँ पे क्या है, रिटर्न कर देगा एप्लीकेशन को वापसी। उसको अगर इनकम्प्लीट हुआ तो, अगर कंप्लीट हुआ तो वो आगे प्रोसेस में इसलिए है। तो यहाँ पे डेटा ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड बना है, लोन एप्लीकेशन चेक हो गई, तो अगर चेक हो गई तो उसके पास स्टोर हो जाएगा डेटा के भाई ये सही है एप्लीकेशन, उसमें स्टोर कर। तो उसको और सिंप्लीफाई आप किस तरीके से कर सकते हो, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन बताइए। यहाँ पे जो अपडेटेड एप्लीकेशन रिसीव का था, यहाँ पे ये वाला सिग्नल बना दिया, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो इनवाइस रिसीव्ड के अंदर जो आपके पास ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म दिखाया हुआ, तो हम जो है रिसीव इनवाइस के अंदर जो हम ये इसको यूज कर सकते हैं, और जो इनवाइस सेंड के अंदर है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो इनवाइस रिसीव के लिए जो हमने इसको यूज किया हुआ, और इनवाइस जब सेंड कर रहे हैं, हम रिटर्न करवा रहे हैं उसको एप्लीकेंट को वापसी, तो हमने तो
ब्लैक बॉक्स विद डबल सर्कल्स को यूज किया। तो इसके थ्रू जो है मैसेज के फ्लोज को आप जो है यूज कर सकते हो। मैसेज के जो कंपैरिजन है मैसेज के इवेंट्स वगैरह भी आप जो है इसमें यूज कर सकते हो जहाँ पे रिक्वायर्ड है, या रिक्वायर्ड नहीं वहाँ यूज नहीं कर। तो टेम्पोरल इवेंट्स होते हैं, स्टार्ट इवेंट्स होते हैं कुछ, और जो है इंडिपेंडेंट टाइमर इवेंट्स होते हैं कि भाई ये कुछ स्टार्ट इवेंट्स का क्या काम होता है। भाई स्टार्ट इवेंट्स का ये होता है कि भाई वो बताते हैं कि सर्टेन डेट और टाइम पे जो है ये चीज काम होगा और क्लोज होगा, मतलब काम होगा खत्म होगा। फिर इंडिपेंडेंट टाइम इवेंट्स का क्या होता है कि भाई कब होगा, डिले इसमें कितना आएगा और क्या नहीं आएगा। जैसे परचेस ऑर्डर की यहाँ पे दी हुई है, पीओ आपने बनाना है, परचेस ऑर्डर बनाना है, तो उसमें क्या है, पीओ रिसीव हुआ तो हमने ये वाला बॉक्स बना दिया एनवेलप वाला। देन रजिस्टर्ड पीओ फॉर एक्टिविटी भी, फिर रिजॉल्व का ऑपरेशन लगा के। अब क्या है, वीकेंड हॉलीडे है या तो वीकडे होगा। अगर वीकडे है तो भाई चेक करो और जो है उसको सेंड करो। अगर तो वीकेंड है तो वीकेंड पे वो क्या करेगा, नेक्स्ट वर्किंग डे उसको जो है कोई टाइम इंटरवल जो है उसको डिले आ जाएगा। डिले का हमने यहाँ पे लगा दिया ये टाइम इंटरवल। जब डिले का यहाँ पे टाइम इंटरवल लगा दो, डिले का मतलब क्या हो गया, जब वीकडे खत्म हो जाएगा, वीकेंड खत्म हो जाएगा, वीकडे आ जाएगा, तो फिर जो है चेकबिलिटी हो जाएगी उसकी और जो है उसको रिस्पॉन्स मिल जाएगा और फुलफिल हो जाएगा उसका परचेस ऑर्डर। उसके बाद जो है ये वही मैसेज रिकैप है कि स्टार्ट कैचिंग। आप उसको देख लेना, मैंने उसमें नहीं डाला है फिर मैंने स्लाइड को खोला नहीं था। तो उसके अंदर जो है मैसेज और टाइमर इवेंट से कि स्टार्ट कैचिंग के लिए आप जो है प्रोसेस अपॉन स्टार्ट मैसेज रिसीव। कैचिंग के अंदर जो है ये वाला यूज करते हैं मैसेज रिसीव ड्यूरिंग द प्रोसेस इंटरमीडिएट। और थ्रोइंग के अंदर जो आप ये वाला यूज करते हैं मैसेज सेंड ड्यूरिंग द प्रोसेस। एंड थ्रोइंग के अंदर क्या है, जब आप एंड में जब आप डायरेक्ट लाइन को भेज रहे होते हो तो वो क्या होता है, प्रोसेस एंड अपॉन मैसेज सेंड। टाइम इंटरवल्स के अंदर भी स्टार्ट के अंदर जो आपका ये होता है प्रोसेस स्टार्ट व्हेन टाइम इवेंट्स होता है। और इंटरमीडिएट के अंदर क्या होता है, टाइम इवेंट्स अकर टू मॉडल डिले। डिले अगर आपने किसी प्रोसेस मॉडल का में लेके आना होता है तो वो ये वाला यूज करते हैं। तो इसका डेटाबेस वर्सेस इवेंट बेस्ड प्राइसेस होती हैं कुछ, और हमारे पास क्या है इसमें, आउटसाइड कंट्रोल, इवेंट बेस्ड डिसीजन, इवेंट बेस्ड रिजॉल्व, एक्सेप्शन हैंडलिंग है हमारे पास। फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग में ये होता है कि कभी कभार जो है आपको पता नहीं होता आगे क्या प्रोसेस होगा, तो फिर आप जो है एंड का जो है इवेंट जो है टर्मिनेटर जो है आप लगा देते हो, जिससे जो है आपको होता है कि भाई मुझे नहीं पता इसके आगे क्या प्रोसेस होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो होम लोन की एप्लीकेशन रिसीव रजिस्टर होम लोन एप्लीकेशन गई, फिर प्लस हुआ चेक लाइबिलिटी। अब ये जो है प्लस है तो यहाँ पे जो है सब प्रोसेस हैं, तो उस मतलब उसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो और भी चेक लाइबिलिटी के अंदर बहुत सारे प्रोसेस परफॉर्म हो रहे होंगे। फिर जॉर का ऑपरेशन है, फिर जॉर के बाद जो और का ऑपरेशन, और में क्या है, रिजेक्ट होम हो गया। अगर रिजेक्ट हो जाती है होम की एप्लीकेशन तो उसको नहीं पता आगे का प्रोसेस क्या करना है, तो उसने क्या कर दिया यहाँ पे टर्मिनेट लगा दिया, एक्सेप्शन हैंडलिंग लगा दी, होम एप्लीकेशन रिजेक्टेड था। तो इस तरीके से जो है सेक्शन हैंडलिंग जो आप कर सकते हो प्रोसेस के अंदर। फिर एक्सटर्नल इंटरनल टाइम आउट, और कुछ इसमें इसके एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स को देख लेना। इससे ज़्यादा तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि इतना ज़्यादा तो समझ नहीं कराऊंगा। ये वाला तो इतना नहीं कराऊंगा जहाँ पे मुझे याद सकता है। फिर समझी आगे हिंदी है तो इतना ज़्यादा है नहीं, तो जितना हो सका मैंने सारी चीज़ें ही कवर करवा दी हैं। बड़ी है वीडियो लेकिन एटलीस्ट ये है कि हर चीज़ कवर होगी। अब आवाज़ मुझे नहीं पता सही रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई है, पूरी ऑप्शन होगी जब पता चलेगा मुझे। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे कल के लिए।